हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉस 185 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंटरप्रेन्योरशिप की। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सप्लेन मोड्स एंड थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका जो आंसर है उसको समझते हैं। An entrepreneur is an individual who creates a new business, bearing most of the risk and enjoying most of the rewards. The process of setting up a business is known as entrepreneurship। मतलब कि एंटरप्रेन्योर एक वो इंडिविजुअल होता है जो क्या करता है, कोई नया बिजनेस को क्रिएट करता है, ठीक है, और उसमें क्या करता है, बहुत सारा रिस्क वो बियर करता है एंड बहुत सारी रिवार्ड्स को वो इन्जॉय करता है। और इसी प्रोसेस को, मतलब इस प्रोसेस की बिजनेस की सेटिंग अप अ बिजनेस, इसी बिजनेस की सेटअप करने के प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, मैंने बता दिया कि एक इंडिविजुअल होता है जो क्या करता है, एक बिज़नेस को क्रिएट करता है, उसके बाद बहुत सारे रिस्क को वो मतलब बेयर करता है, बहुत सारे रिस्क को उठाता है, और उसके बाद वैसे ही रिस्क जितना उठाता है उसी हिसाब से वो रिवार्ड्स को भी इंजॉय करता है। और इस पूरी सेटिंग अप ऑफ बिज़नेस, मतलब इस पूरे प्रोसेस को, जो बिज़नेस सेट किया गया है, जो सेटअप हुआ है बिज़नेस, उस पूरे प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक तो होता है इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो इंडिविजुअल फैक्टर के पॉइंट है एबिलिटी एंड टू इनिशिएट, मतलब उसके अंदर एबिलिटी, क्षमता होनी चाहिए इनिशिएट करने की, और इनिशिएट करना आना चाहिए। दूसरा है मोबिलिटी एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, मतलब कि उसको, एक तो मोबिलिटी मतलब होता है कि उसको जो लेटेस्ट जो होती है ना टेक्नोलॉजी, उनका यूज़ करना आना चाहिए, लाइक मोबाइल्स, इंटरनेट, ठीक है। और इसके बाद जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से करना आना चाहिए। थर्ड है एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट कैसा है, कहाँ पे बिजनेस सही चलेगा, कहाँ पे ग्रोथ होगी या नहीं होगी। फोर्थ है पर परसेवरेंस, मतलब कि लगन या दृढ़ता होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। परसेवरेंस मतलब दृढ़ता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए उस काम के लिए। अगला है रेजिलियंस। रेजिलियंस होता है लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए वो, ठीक है। ये इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं किसके, एंटरप्रेन्योरशिप के। आगे बात करते तो है क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, मतलब इनोवेशन आना चाहिए उसको, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसा बिहेवियर होना चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व उससे हो जानी चाहिए, या प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। आगे है रिस्क टेकिंग बिहेवियर, मतलब उसे रिस्क लेना आना चाहिए, रिस्क को कैसे हैंडल करना, उसका प्रेशर कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। अगला है नीड फॉर अचीवमेंट, मतलब उसे कोई चीज़ अचीव करने की नीड होनी चाहिए, या फिर उसके अंदर लगन होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ कैसे अचीव करनी है। ओके, नेक्स्ट है नीड फॉर पावर। पावर मीन्स होता है कि उसके अंदर ताकत होनी चाहिए कोई काम करने की, हार्ड वर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। आगे है नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन मतलब होता है कि और लोगों को जोड़ने का काम करना, और लोगों को समझाने का काम करना, और लोगों को बताने का काम करना, ठीक है। इसे रेफरल भी बोलते हैं। तो उसके अंदर लोगों को एफिलिएट करने की क्षमता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं इनोवेटिव एटीट्यूड। जो उसका एटीट्यूड है सॉरी, जो उसका एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, इनोवेटिव टाइप का होना चाहिए, इनोवेशन एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब वो नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, नई चीज़ों को सीखने में उसका मतलब अच्छा उसे लगना चाहिए, या फिर उसे नई नई क्रिएटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए कि नई नई चीज़ों से हम कैसे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिज़ायर टू सेंस एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब उसके अंदर सेंस होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए, जिससे कि एंटरप्रेन्योरियल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब कर सके, उनको ले सके। अब बी की बात करते हैं तो है इन्वायरमेंटल फैक्टर, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, मतलब हेल्पफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई सेल्फिश टाइप का एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है तो वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। उसके अंदर कैसा होना चाहिए कि एक कंड्यूसिव हेल्पफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। आगे बात करते हैं एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। जो उसका कल्चर है वो लाइक ए बिजनेसमैन होना चाहिए। आप ऐसा भी नहीं है कि आप ड्रेसिंग सेंस नहीं है, टॉकिंग सेंस नहीं है, कम्युनिकेशन कर रहे हो सिंपल इंसान की तरह, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी एंटरप्रेन्योर बनने में। अगला है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है या जो लीगल एनवायरनमेंट है, लाइक जो लॉज एंड ऑल हैं, उसमें आपका थोड़ा सा योगदान होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लेटेस्ट वर्जन को छोड़ रहे हो, किसी मतलब कि पुराने वर्जन पे ही अटके हुए हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए। ओके, आगे बात करते
करते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब कि सोसाइटी के साथ और इकोनॉमिक्स दोनों कंडीशंस पे वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशंस को ही देख रहे हो, सोसाइटी को भूलते जा रहे हो। तो आपको सोसाइटी के साथ साथ इकोनॉमिक के साथ साथ सोसाइटी पे भी वर्क करना है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मॉडल कौन कौन से हैं एंटरप्रेन्योरशिप के? तो पहला है एम्बिशियस इनोवेटर, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है बिलीव्स इन हाई रिस्क टेकिंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड टॉलरेंस टू फेलर्स। मतलब कि ये वो होते हैं जो क्या करते हैं, हाई रिस्क टेकिंग में विश्वास रखते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, मतलब कि इनको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। एंड जो फेलर है उसको टॉलरेट नहीं करते, मतलब इनको जीतने का ज़्यादा शौक़ रहता है। फेलर मतलब फेल होने पे ये इनसे टॉलरेट नहीं होता। तो ये होते हैं एम्बिशियस इनोवेटर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं अडेप्टिव इनोवेटर्स की। तो इसमें है हैविंग द एबिलिटी टू अडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस, मतलब कि ऐसा कोई जो जिसके अंदर एबिलिटी होती हैं डिफरेंट सिचुएशन को अडेप्ट करने की, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करने की एबिलिटी होती है, उन्हें हम बोलते हैं अडेप्टिव इनोवेटर। अडेप्टिव मीन्स होता है जो अडेप्ट कर ले, ठीक है, जो सह सके या जो उसको मतलब कि उसके साथ चल सके, कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अडेप्टिव। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अडेप्ट मीनिंग क्या होता है? टू बिकम फैमिलियर विद अ न्यू सिचुएशन, मतलब किसी सिचुएशन के साथ नया, मतलब कि नई सिचुएशन के साथ फैमिलियर बनना, ठीक है। फैमिलियर मतलब होता है कि एक परिवार की तरह बनना। उसके बाद एंड टू चेंज योर बिहेवियर अकॉर्डिंगली, और उसी सिचुएशन के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज कर लेना, उसे हम बोलते हैं अडेप्टिव, ठीक है। अब बात करते हैं सोलो सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये क्या होता है? हु आर वर्किंग ऑन देयर ऑन, मतलब ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, खुद से अपने आप से ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो अपने आप ही काम कर रहे हैं, अपनी बिजनेस पे खुद से ही वर्क कर रहे हैं तो वो सब कहलाते हैं सोलो सेल्फ एम्प्लॉयड। अब बात करते हैं मैनेजरियल एम्प्लॉयर्स। ये क्या होते हैं? देयर प्राइम फोकस इज सस्टेनेबिलिटी और बिजनेस कंटिन्यूटी। इनका प्राइम फोकस होता है कि बिजनेस कंटिन्यू रहे और बिजनेस सस्टेन करे, ठीक है। तो ये होते हैं, इनका नाम होता है मैनेजरियल एम्प्लॉयर्स, ठीक है। और बात करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। ये क्या होते हैं? देयर मेजर फोकस इज़ टू सॉल्व कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स, मतलब इनका होता है सोशल, मतलब सोसाइटी आ गया, ठीक है। तो इनका जो कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम है, इनका ये मेन फोकस रहता है कि जो कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। जैसे सोसाइटी एजुकेशन हो गया, ठीक है, मतलब ये इकोनॉमिक के साथ साथ कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं, ठीक है। सोसाइटी एजुकेशन हो गया, उसके बाद एनिमल लाइफ हो गई, जो जानवर हैं उनकी लाइफ को सही करना, उनको लाइक गाँव आजकल काउज़ हैं, ठीक है, गाय हैं जो काउज़, उनको देखना कि कैसे वो मतलब सर्वाइव कर सकती हैं अच्छे से, उनके लिए गौशाला लाइक इस टाइप का कुछ कराना। तो सोसाइटी से ज़्यादा इनका लगाव रहता है, सोसाइटी को सही करने में, उनकी हेल्प करने में, उसमें हम बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। अब बात करते हैं उसके बाद सिविल राइट्स। जो राइट्स हैं सिविल के, जो लोगों के राइट्स हैं, ठीक है, उन पे वर्क करना, ये सारा काम होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अगला है थ्योरीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो थ्योरीज़ देखते हैं कौन कौन सी है एंटरप्रेन्योरशिप की। पहला है साइकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है पॉइंट्स। तो पहला है साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड द मेंटल और इमोशनल एलिमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब ये क्या करता है, ये थ्योरी होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, वो फोकस करती है किसी इंडिविजुअल पे या फिर मेंटल और इमोशनल एलिमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी की मेंटल या इमोशनल एलिमेंट्स पे फोकस करती है ये, ठीक है। और उसके बाद इट मस्ट डिस्क्राइब अ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। ये क्या करती है कि किसी बंदे का बिहेवियर कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, उसको डिस्क्राइब करती है, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। इसमें क्या होता है? दिस थ्योरी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द लैंड, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड कैपिटल दैट कैन हेल्प टू जनरेट प्रॉफिट। मतलब ये थ्योरी किस पे वर्क करती है? ये रिलेट करती है किसको? लैंड को, ज़मीन को, लेबर मतलब जो वर्कर्स होते हैं काम करने वाले उनको, नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, उसके बाद और जो कैपिटल मतलब लाइक जो कैपिटल आपने कलेक्ट की है उसको ये थ्योरी क्या करती है? रिलेट करती है, जिससे कि प्रॉफिट जनरेट हो सके। आगे बात करते हैं अपॉर्चुनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? अ थ्योरी दैट द क्रिएशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़ इज बेस्ड ऑन द अप्रोच ऑफ बेनिफिट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। मतलब कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का आइडियाज़ के बेस्ड पे रहता है, जो क्रिएट करता है आइडियाज़, उस वो होती है अपॉर्चुनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, ठीक है। जब कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है तो आप उसको ग्रैब करना चाहोगे, उसे ही हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। आगे बात करते हैं सोशियोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। इसमें क्या होता है? द सोशियोलॉजिकल theory proposes that the entrepreneurial qualities of an individual or a group remain ingrained within the society the person belong to। मतलब ये बोलती है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो
जो उसकी सोसाइटी है उसको गेन करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी से अलग हट के वो कुछ काम करे, सोसाइटी के साथ मिलके वो काम करना चाहिए जिससे कि सोसाइटी को भी बेनिफिट हो। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं सोशोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। आगे बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। ठीक है, तो ये है इट इज़ बेस्ड ऑन द कल्चर ऑफ द पीपल इन द कम्युनिटी। ये बेस्ड है किस पर, जो कम्युनिटी है उसके लोगों का कल्चर कैसा है उस पर बेस्ड है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। नेक्स्ट है रिसोर्स बेस्ड थ्योरी। इसको समझते हैं क्या है। द रिसोर्स बेस्ड थ्योरी ऑफ द फर्म स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट दैट अ फर्म्स परफॉर्मेंस इज डिटरमाइंड बाय द रिसोर्स इट हैज़। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्स बेस्ड थ्योरी है किसी भी फर्म की, वो स्टार्ट होती है इस कंसेप्ट से कि जो फर्म का परफॉर्मेंस है वो रिसोर्स से ही डिटरमाइंड किया जाता है कि आपका रिसोर्स कैसा है, आपको किन रिसोर्स पे वर्क कर रहे हो। ओके, द वे दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड, मतलब कि जिस तरीके से इन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, इनेबल द फर्म टू परफॉर्म एंड कैन प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो क्या करता है, फर्म को परफॉर्म करने के लिए इनेबल करता है और उनको प्रोवाइड करता है एक कंपटीशन भरा हुआ एडवांटेज। ठीक है, जिससे कि उनको मार्केट में उनकी वैल्यू हो जाती है, लोग उनसे कॉम्पिटिट करना चाहते हैं और जो बिजनेस फर्म्स हैं वो। तो ये हमारा हो गया कौन सा, रिसोर्स बेस्ड थ्योरी। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा वो है डिफाइन इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्राइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटरप्रेन्योर। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें इंटरप्रेन्योर क्या होता है उसको डिफाइन करना है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है इसको डिफाइन करना है, एंटरप्राइज क्या होता है इसको डिफाइन करना है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं किसी एंटरप्रेन्योर के वो डिफाइन करना है, और फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम्स को। आंसर्स देखते हैं इसके। एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, एन एंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिविजुअल, हम पहले बता चुके हैं, क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, जो क्या करता है नई बिजनेस को क्रिएट करता है, बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क, क्या करता है बहुत सारा रिस्क को वो बियर करता है, एंड इन्जॉय मोस्ट ऑफ द रिवार्ड, मतलब वो बिजनेस को क्रिएट करता है और जो उसका रिस्क होता है वो बियर करता है वो खुद। ठीक है, खुद उसको ढोता है और उसी हिसाब से वो रिवार्ड्स को अगर उसको मिलते हैं तो उसको भी वो इन्जॉय करता है। द एंटरप्रेन्योर इज़ कॉमनली सीन एज एन इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर को हम क्या कह सकते हैं, एज एन इनोवेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या है, इनोवेटर है। उसके बाद सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़, मतलब किसी न्यू आइडियाज़ को जनरेट करने का कोई सोर्स। गुड्स, मतलब कि न्यू आइडियाज़, न्यू गुड्स। ठीक है, और सर्विसेज एंड बिजनेस प्रोसीजर्स, मतलब कोई ऐसा सोर्स जो किसी न्यू आइडियाज़ का हो, गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, एंड बिजनेस प्रोसीजर को जो क्रिएट करता हो। ठीक है, उसे इनोवेटर भी कह सकते हैं। वो हमारा होता है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि नए नए आइडियाज़ से वो क्या करते हैं, बिज़नेस को डेवलप करते हैं। कोई नया आइडिया मिला कोई नया प्रोडक्ट मिला, उस पर वर्क करना शुरू कर दिया और उस हिसाब से क्या करते हैं, वो बिज़नेस को अपना आगे बढ़ाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योरशिप को समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस नॉन एंटरप्रेन्योरशिप, हम बता चुके थे, किसी बिजनेस को सेटअप करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्राइज की बात करें तो अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्ट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, प्रोडक्ट और सर्विस को ट्रांजैक्ट करता है। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। एंड कंट्रीब्यूट्स टू द नेशनल इनकम ऑफ द स्टेट, और नेशनल इनकम जो होती है स्टेट की उसमें क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, उसे हम बोलते हैं एंटरप्राइज। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ट्रांसलेट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है और कंट्रीब्यूट करता है कि उसमें नेशनल इनकम में, उसे हम क्या बोल सकते हैं, एंटरप्राइज बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर। तो जो एंटरप्रेन्योर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो उसकी बात करते हैं। तो पहला है दे आर बिजनरीज, वो बिजनरीज होते हैं, आगे की सोचने वाले होते हैं। दे आर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, वो इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। दे ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, वो क्या करते हैं, किसी भी समस्या को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। दे आर पैशनेट अबाउट देयर बिजनेस, वो अपनी बिजनेस के लिए पैशनेट होते हैं, उनके अंदर पैशन होता है बिजनेस को लेकर एंड उनके वर्क को लेकर। दे आर द रिस्क टेकर एंड हैव पेशेंस, वो रिस्क टेकर होते हैं और वो पेशेंस, उनके अंदर पेशेंस होता है। आगे दे आर डिटरमाइंड, वो डिटरमाइंड होते हैं, दृढ़ता होती है उनके अंदर। ठीक है, कुछ काम करने की उनको मतलब एक लगन होती है। आगे दे आर द लीडर्स, वो लीडर्स होते हैं, लीड करते हैं अपनी जो बिजनेस फर्म है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लीड करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल, अपनी बिजनेस के हर एक वर्क के लिए, हर एक लॉस के लिए वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो पूरा बिजनेस खुद ही चलाते हैं। इसलिए तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक थे किसके, एंटरप्रेन्योर्स के। अब बात करते हैं फैक्टर
एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरियल जो इकोसिस्टम है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो पहला है पॉलिसी, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो क्या करती है, प्रभावित करती हैं एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम आप जानते हो, इको मीन्स हो गया कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो, तो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम मतलब हो गया कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे इकोसिस्टम पे जो मतलब जो प्रॉफिट होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। तो पहला गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट की, वो क्या करती हैं, इनको प्रभावित करती हैं। बहुत सारे काम होते हैं जो एंटरप्रेन्योर करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए या एनवायरनमेंट के लिए, बट वो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे है फाइनेंस, मतलब कि रिसोर्सेज के लिए, रिक्रूटिंग पीपल्स के लिए, मतलब लोगों को रिक्रूट करने के लिए रिसोर्सेज के लिए फाइनेंस नहीं होता है इतना, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तीसरा है कल्चर, ठीक है। तो कल्चर में क्या है, कल्चर सपोर्ट ग्रोथ ऑफ बिजनेस। जैसे मान लो कि कोई एंटरप्रेन्योर है, वो क्या करना चाह रहा है, वो अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहा है, ठीक है। अब अगर वो सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से कोई प्रोडक्ट बनाता है, जैसे मान लो किसी सोसाइटी में जहाँ पे भक्त लोग रहते हैं, लाइक भगवान जी को मानने वाले, अब वो प्रोडक्ट बना रहा है वेस्टर्न, जो कि वो लोग नहीं पहनना पसंद करते हैं, तो उसका ग्रो वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो कल्चर का भी फैक्टर होता है एंटरप्रेन्योर सिस्टम का, जिसमें क्या होता है कि वो जो कल्चर के हिसाब से जो चलता है, जो कल्चर को सपोर्ट करता है वही आगे बढ़ता है, उसी की ग्रोथ होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, चौथा तो है इंस्टीट्यूशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। तो द इंस्टीट्यूशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट कंसिस्ट ऑफ द वेरियस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज दैट हेल्प इन बिजनेस क्रिएशन एंड देयर एक्सपेंशन। मतलब कि जो इंस्टीट्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो कंसिस्ट करता है किसको, बहुत सारी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज होती हैं जो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं बिजनेस को क्रिएट करने में और उनको एक्सपेंड करने में, ठीक है। तो जब आप स्टार्टिंग करते हो, जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो, जब आप बिजनेस का स्टार्ट करते हो, तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है। वो फॉर्मल भी हो सकता है, मींस गवर्नमेंट का भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, मतलब प्राइवेट का भी हो सकता है जो क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं बिजनेस को क्रिएट करने में और उसको एक्सपेंड करने में, ओके। आगे बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल, मतलब जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो कैसा है उस इकोसिस्टम में, वो भी इन्फ्लुएंस करता है एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को। सिक्स है मार्केट, मार्केट कैसा है, लोग आते जाते हैं कि नहीं है, मार्केट छोटा तो नहीं है, प्रोडक्ट कैसे हैं, उसमें कंपटीशन कितनी है, कौन कौन से बिजनेस फर्म पहले से ही वहाँ पे गुडविल पा रखे हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसे हम बोलते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। ये सारे पॉइंट्स थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो व्हाट आर द डिमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डिफाइन इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योर्स। मतलब कि डिमेंशंस कौन कौन से हैं एंटरप्रेन्योरशिप के और रूरल एंटरप्रेन्योर्स के इंपॉर्टेंस क्या है, इसको डिफाइन करना है। आंसर देखते हैं। तो पहला है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि जो गांव, रूरल मीन्स क्या होता है, गांव, विलेज, जो रिमोट एरिया होता है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप कैसी होती है उसको समझते हैं। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लाइज एंटरप्रेन्योरशिप इमर्जिंग इन रूरल एरियाज, मतलब कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को जो इमर्ज होती है उसे हम बोलते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। आगे बात करते हैं, एज इट हार्नेस इनोवेशन एंड इन्वेंशन, मतलब कि वहाँ पे क्या होता है कि इनोवेशन और इन्वेंशंस किए जाते हैं। लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर होता है रूरल में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आपने क्या किया, बिजनेस फॉर्म स्टार्ट किया, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, उसको वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, नए नए आइडियाज़ को क्रिएट कर रहे हो कि एग्रीकल्चर को सिंपल कैसे बनाया जा सकता है सॉरी, जो कॉस्ट है सीड्स का, या सीड्स को, या फिर जो आपकी जो लैंड है उसमें कैसे हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि उसको उपजाऊ कैसे बना सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजर्स या किसी भी तरीके से। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इनोवेशन एंड इन्वेंशंस। प्रोड्यूसिंग लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो लो कॉस्ट वाले उनको प्रोड्यूस करना। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना कि लोगों का जो सामान है रूरल से बाहर जाए, ठीक है, बाहर के लोग उनको खरीदें जिससे कि पैसा उस रूरल एरिया में आए। एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, और क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करना। जैसे कि आपको पता है रूरल एरियाज़ में 85% से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, सिर्फ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप करता है। फॉर 100 मिलियन पीजेंट, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट किसको प्रोवाइड करना है, 100 मिलियन पीजेंट्स को। पीजेंट्स आपको पता है जो क्या करते हैं, बहुत सारे सामान बनाते हैं जो कि इकोसिस्टम के लिए सस्टेनेबल होते हैं, ठीक है। मतलब कि वो हार्म नहीं पहुंचाते इकोसिस्टम को। तो उसमें क्या है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना,
जिससे कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें किस में, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ओके, तो ये हमारा था रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। अब बात करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें भी वही होगा कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो डिफाइन होता है ऐसा एंटरप्राइज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय ए वुमेन, मतलब कि ऐसा एंटरप्राइज जो किसी वुमेन के द्वारा ऑन्ड हो, मतलब उसकी मालिक कोई वुमेन हो, और कंट्रोल भी किसके द्वारा किया जा रहा हो, वुमेन के द्वारा। ठीक है, हैविंग अ मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उसमें क्या हो, मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो ऑफ 51%, कितने का, 51% का, ऑफ द कैपिटल, मतलब कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो वुमेन का है वो कितना होना चाहिए, 51% जो कैपिटल है उसका, एंड गिविंग एटलीस्ट 51% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, और क्या होना चाहिए, 51% कम से कम एम्प्लॉयमेंट जो इंटरप्राइज़ है वो जनरेट करना चाहिए किसको, वुमेन्स को। मतलब कि जो वुमेन ऑनर है उसका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो 51% होना चाहिए पूरी कैपिटल का, और 51% कम से कम जो एम्प्लॉयमेंट है वो वुमेन्स को होनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अब बात करते हैं अगला टाइप का, तो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन अप्रोच बाय इंडिविजुअल्स। ये क्या है, एक अप्रोच है किसके द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा। ये क्या करता है, या कोई ग्रुप स्टार्टअप कंपनीज, या कोई ग्रुप है जो क्या कर रहे हैं, कंपनी को स्टार्टअप कर रहे हैं। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर्स, और जो एंटरप्रेन्योर्स है वो इन विच दे डेवलप, वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं फंड एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस टू सोशल कल्चरल एंड एनवायरमेंटल इशूज़। मतलब जो सोशल इशूज़ हैं, कल्चरल इशूज़ हैं, एनवायरमेंटल इशूज़ हैं, उनके लिए फ़ंड क्रिएट करते हैं, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इशूज़ हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उसे हम बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, आगे बात करते हैं इकोप्रेन्योरशिप। ठीक है, इकोप्रेन्योरशिप में आपका आ जाएगा एनवायरनमेंट। इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि द प्रोसेस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बीइंग अप्लाइड टू क्रिएट बिजनेस दैट सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और ऑपरेट सस्टेनेबिलिटी। मतलब कि ऐसा कोई प्रोसेस या प्रिंसिपल्स किसके, एंटरप्रेन्योरशिप के, जो अप्लाइड किए जाते हैं बिजनेस को क्रिएट करने के लिए, जो कि क्या करेंगी, सॉल्व करेंगी क्या, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगी, और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेंगी। ठीक है, ऑपरेट करेंगी, उसे हम बोलते हैं इकोप्रेन्योरशिप। आगे बात करते हैं कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इमर्जिंग डिसिप्लिन। जो ये क्या है, एक इमर्जिंग डिसिप्लिन है दैट एग्जामाइंस हाउ कल्चरल प्रोडक्ट, जो कल्चरल प्रोडक्ट हैं जैसे आर्ट हो गया, थिएटर हो गया, लिटरेचर हो गया, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट हैं इनको एग्जामाइन करता है, एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, और कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई जैसे कि स्पोर्ट, म्यूज़िक, फूड एंड फिल्म इवेंट। ठीक है, इनको क्या करता है, एग्जामाइन करता है, हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमीज़, और क्या करता है, एक इम्पैक्ट डालता है किस पर, लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमीज़ को की ग्रो करने में। तो कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जो कि कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आर्ट, थिएटर एंड लिटरेचर है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, कोई म्यूज़िक हो गया, फूड हो गया, किसी भी कल्चर का, किसी भी समुदाय का, और कोई फिल्म इवेंट हो गया, उनको क्या करता है, उनकी ग्रोथ करता है एज ए लोकल, नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमीज़ में। तो इसे हम बोलते हैं कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, नाम से समझ जाओ। जैसे अगर मान लो सोशल है तो मतलब सोसाइटी का वेलफेयर के लिए, कल्चरल है तो कल्चर के वेलफेयर के लिए, वुमेन का है तो वुमेन की वेलफेयर के लिए, और अगर रूरल है तो रूरल के डेवलपमेंट के लिए। तो नाम से आप समझ सकते हो कि ये जो ये टर्म्स है वो क्या कहना चाहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कि इसमें टेक्नोलॉजी आ जाएगी। टेक्नो मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नो एंटरप्रेन्योर्स यूज़ टेक्नोलॉजीज एज कोर ऑफ देयर बिजनेस मॉडल। टेक्नो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं एज अ कोर ऑफ देयर बिजनेस। मतलब कि उनका जो सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, टेक्नोलॉजी होता है अपनी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, कोर ऑफ देयर बिजनेस मॉडल एंड कैप्चर इकोनॉमिक वैल्यूज़, और क्या करते हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज़ को कैप्चर करते हैं, एंड बाय ऑफरिंग बेटर सॉल्यूशंस। कैसे, जो बेटर सॉल्यूशंस को ऑफ़र करके, ठीक है, वो क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू को, फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस फॉर अनसॉल्व प्रॉब्लम। मतलब कि जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, ठीक है, उन जो ऐसी कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जो सॉल्व नहीं हुई हैं, उनके लिए वो क्या करते हैं,
जो बेटर सॉल्यूशंस को ऑफ़र करके इकोनॉमिक वैल्यूज़ को कैप्चर करते हैं, किसके द्वारा? टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। उसे हम बोलते हैं टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अब बात करते हैं हेरिटेज एंड टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप। इससे आप समझ गए होंगे कि हेरिटेज के लिए या टूरिज्म के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप की बात होने वाली है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है। एनी टाइप ऑफ बिजनेस दैट ऑफर टूरिस्ट प्रोडक्ट, ऐसी कोई बिजनेस जो क्या करता है? टूरिस्ट प्रोडक्ट को ऑफर करता है। ठीक है, एंड सर्विसेज, जो टूरिस्ट प्रोडक्ट को ऑफर और टूरिस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑफर करता है, उसे हम बोलते हैं हेरिटेज एंड टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इन्वॉल्व्स डेवलपिंग बिजनेस एक्टिविटीज सच एज अकोमोडेशन। इस टाइप के जो एंटरप्राइज होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें? बिजनेस एक्टिविटीज़ को डेवलप करने में, जैसे कि अकोमोडेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉप हो गया, एंटरटेनमेंट एंड मैनी अदर्स। ये सारे जो आपके हैं, जैसे अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्ट है, शॉप्स हैं, या फिर इंटरटेनमेंट और भी बहुत सारे हैं, ये सब क्या हैं? एज अ हेरिटेज एंड टूरिज्म के मतलब कि नीड होती है, उनमें आते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं हेरिटेज एंड टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें आप समझ गए होंगे इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल लेवल पे बात होने वाली है। तो इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप मीन द प्रोसेस वेयर एन एंटरप्रेन्योर इज़ ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बियॉन्ड स्टेट बॉर्डर। मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या कर रहा है? ऑफ़र कर रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज को स्टेट बॉर्डर्स के बाहर। मतलब कि जैसे इंडिया है, इंडिया से बाहर कोई चीज़ अगर ऑफ़र की जा रही है पीपल्स को, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब कि जो रूरल में वर्क करते हैं, गाँव के लिए वर्क करते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करते हैं। ठीक है, दूसरा है अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में बहुत बार बता चुका हूँ, तो फॉरेन एक्सचेंज को कैसे समझते हैं? जैसे मान लो कि बाहर के लोग हमारे देश में जब बाहर के लोग हमारे देश से सामान खरीदेंगे, तो उसके बदले हमें क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विस के बदले हमें पैसा देंगे, मनी देंगे। तो जब बाहर का जो मनी है हमारे देश में आता है एज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये से उसको अर्न करने में हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। कौन? रूरल एंटरप्रेन्योर्स। आगे बात करते हैं तो है डेवलपिंग रूरल यूथ। जो रूरल यूथ है, जो गांव का यूथ है, उसको क्या करते हैं? ये डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट थे। आगे बात करते हैं इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं। ओके, आगे है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। जो रीजनल ग्रोथ है, मतलब कि रीजन्स की ग्रोथ है, वो बैलेंस्ड नहीं होती है। हमने पहले पढ़ा इसके बारे में। ठीक है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि बहुत सारी जगह प्लेन्स हैं, वहाँ पे अच्छी खासी खेती हो जाती है। कहीं जगह पे माउंटेन्स हैं, वहाँ पे खेती नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं होता। कहीं पे मतलब कि बहुत सारी जगह है लाइक मुंबई, जो पहले से डेवलप हैं, तो उनका डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, और बहुत सारी जगह है जो अभी बैकवर्ड है लाइक बिहार, उसमें कोई चीज़ नहीं है जैसी डेवलप वाली, तो उसमें नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऐसे रीजनल ग्रोथ है, इसको बैलेंस्ड करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं चेकिंग माइग्रेशन। जो माइग्रेशंस हैं, लोग अपने गांव से, अपने शहर से, अपनी जगह से कहीं और जाते हैं जॉब करने के लिए, तो उनको भी क्या करता है? चेक करता रहता है कि लोग उस एरिया में रहेंगे। जब रूरल एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे? रूरल एरिया में जब डेवलप करेंगे बिज़नेस को, तो लोग बाहर जाने के बजाय क्या करेंगे? उस जगह पे रहना पसंद करेंगे, वहाँ पे काम करना पसंद करेंगे, अपना घर का घर पे रहेंगे और पैसा भी कमाते रहेंगे, तो उसे हम बोलते हैं चेकिंग माइग्रेशंस। इसका सेकंड पॉइंट है, उसको बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज विच कैन हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू रियलाइज देयर गोल्स। मतलब कि कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं, ठीक है, कुछ करने की क्षमता, मतलब कैपेबिलिटीज़ हैं जो क्या करती हैं? हेल्प करती हैं एंटरप्रेन्योर्स को रियलाइज़ करने के लिए उनके गोल्स को। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स का गोल्स क्या है, उसको रियलाइज़ करने के लिए कौन कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसमें वेरियस टाइप्स हैं कॉम्पिटेंसीज़ के। जैसे पहला है क्रिएटिविटी, ठीक है, दूसरा है इनोवेशन, तीसरा है इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल क्या होती है समझ लेते हैं। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट और इंटरेक्ट वेल विद अदर पीपल आर कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स। मतलब ऐसी कोई एबिलिटी जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो किसी और, इंटरेक्ट कर सकते हो किसी और इंसान के साथ कैसे, एक अच्छे तरीके से, उसे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जैसे आप कोई लड़ाई झगड़ा है उसको रिजॉल्व कर दिया, आपने उसको सॉल्व कर दिया। एम्पैथी क्या होता है? सहानुभूति, आपके अंदर एक दया भाव है, वो हो गया। तीसरा है
पॉजिटिव कम्युनिकेशन, आप कोई बात कर रहे हो वो पॉजिटिव वे में कर रहे हो, ठीक है, वो हो गया। चौथा है एक्टिव लिसनिंग, जब कोई आपसे बात करता है तो आपकी जो लिसनिंग है वो कैसी है, एक्टिव है, अच्छे से ध्यान से सुनते हो, ठीक है। अगला है कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट है पेशेंस, पेशेंस की क्षमता आपके अंदर है, सहने की, गुड नेचर है आपका, अच्छा व्यवहार है। फिर पोलाइटनेस है। तो ये सारे क्या हैं, एक मतलब कि कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सकता है, अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे है बिज़नेस लीडरशिप, मतलब कि उसके अंदर बिज़नेस का लीडरशिप होनी चाहिए, बिज़नेस को कैसे डील करना है, कैसे लीड करना है वो उसको आना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उसके अंदर आना चाहिए, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर उसका होना चाहिए। अब प्रोसेस क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसको समझ लेते हैं। तो प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, लुक फॉर रूट कॉज, जो रूट कॉज है मतलब कि जड़ क्या है, इस बीमारी की जो जड़ है उसको पता करना, डेवलप अल्टरनेट सॉल्यूशंस को डेवलप करना, फिर एवेल्यूएट एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस, पहले अल्टरनेट सॉल्यूशंस को बताना कि इस प्रॉब्लम्स के कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं, फिर उनमें से कोई एक जो सबसे अच्छा और पॉसिबल सॉल्यूशंस है जो हो सकता है, जिससे सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम, उसको एवेल्यूएट करना, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशंस, फिर उस सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना, और उसके बाद मेज़र द रिज़ल्ट, बाद में रिज़ल्ट को मेज़र करना कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, या कितनी हो चुकी है उसको सॉल्व, उसको मतलब मेज़र करना। तो ये सारे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ठीक है। आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन, जो एंटरप्रेन्योर है उसकी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, अप टू द लेवल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि लोग प्रभावित हों, ठीक है। और सेवेंथ है नेगोशिएशंस, नेगोशिएशंस क्या होता है, अगर नेगोशिएशन इज़ अ स्ट्रेटजिक डिसीजन, एक स्ट्रेटजी के बनाया हुआ डिसीजन होता है, दैट रिजॉल्व एन इशू, क्या करता है, किसी भी इशू को रिजॉल्व करता है इन अ वे दैट बोथ पार्टीज फाइंड एक्सेप्टेबल, मतलब कि दो पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, कोई एक ऐसा डिसीजन बनाया जिससे कि दोनों पार्टी सहमत हो गई आपकी बात से, और जो डिस्प्यूट था, जो लड़ाई झगड़ा था, वो कैसा हो गया, रिजॉल्व हो गया, ठीक हो गया, उसे हम बोलते हैं नेगोशिएशन, ठीक है। नेगोशिएशन मतलब समझौता समझ सकते हैं, जैसे कोई दो कंट्रियां आपस में जब लड़ती हैं तो कोई और कंट्री क्या करती है, दोनों के बीच में नेगोशिएट करती है, समझौता करती है, वो समझ लो, ठीक है। आगे बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि रिस्क को मैनेज करना उसके अंदर आना चाहिए, कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, वो उसको आना चाहिए, ठीक है। 8 पॉइंट है, 9th पॉइंट लिख दिया गलती से, 9th पॉइंट नहीं है बुक में, तो 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट समझा दिया मैंने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, डिफाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड द सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज़। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं, बिजनेस आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब कि जब कोई नया प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं तो उसके स्टेजेस क्या है या प्रोसेस क्या है वो बताने हैं, ठीक है। तो आंसर है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है समझ लेते हैं पहले। बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ अ पैकेज्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट दैट अलाउस द बायर टू बिगिन अ बिजनेस। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है, एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है, पैकेज्ड मतलब सभी चीज़ें उससे मिल जाती हैं, जो क्या करता है, किसी भी बायर को अलाउ करता है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। जैसे मान लो कि बायर है जो कहीं और से सामान खरीदता है, ठीक है, उसको क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट पैकेज मिल गया, उसने सोचा कि मैं अब इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के खुद बिज़नेस ओपन करना चाहता हूँ, उसे हम बोलते हैं बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो वही हो गया आपका बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी। आगे बात करते हैं सोर्सेज ऑफ बिज़नेस आइडियाज़। जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं उनके सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो इंटरनल सोर्सेज की बात करें, इंटरनल मतलब कि आंतरिक, अंदर के कौन कौन से हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप अपने बिज़नेस में रिसर्च कर सकते हो डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ से कुछ आइडियाज़ आएंगे आपको कैसे डेवलप करना है, ठीक है। दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, बिहेविंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर, जो आपके अंदर के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो कैसे बिहेव करेंगे, एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करेंगे, जैसे कि वो न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं तो वो भी न्यू आइडियाज़ क्रिएट करना चाहेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको बिजनेस आइडियाज़ मिलेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम, ये सिस्टम होता है दैट अलाउज एन एम्प्लॉय, जो क्या करता है, एम्प्लॉय को अलाउ करता है टू एक्ट लाइक एन एंटरप्रेन्योर्स, वो क्या करता है कि एम्प्लॉयज़ को अलाउ करता है कि वो एंटरप्रेन्योर की तरह एक्ट करें,
विद इन अ कंपनी, कंपनी के अंदर और अदर ऑर्गेनाइजेशन और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं इंट्राप्रेन्योरशिप। आगे बात करते हैं हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। अब देखो हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट से क्या आता है, बिजनेस आइडियाज़ आ जाते हैं। जैसे मान लो कि आपकी हॉबी है जिम जाना, आप जिम में जाते हो तो आपने क्या किया कि कोई प्रोडक्ट निकाल दिया जिम के लिए, आप फेमस हो जिम में, ठीक है। जिम के लिए आप फेमस हो, आपको अपनी जो आपका बॉडी है उसके लिए फेमस हो, ठीक है। आपकी जो मतलब मसल्स हैं, जो भी आपका है जिम का, तो उसके लिए आप फेमस हो, ठीक है, अपने एरिया में या कहीं भी। तो आपने क्या किया, उसी के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट निकाल दिया कि ऐसे अगर इसको यूज़ करोगे तो आप जल्दी अपनी जो ग्रोथ है शरीर की वो कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपने उसको क्या किया, जो आपकी हॉबी थी उसको बिजनेस आइडिया में चेंज कर दिया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सम पीपल चेंज देयर हॉबीज़, कुछ पीपल होते हैं जो अपनी हॉबीज़ को चेंज करते हैं, एंड इंटरेस्ट इनटू बिजनेस, किसमें, बिजनेस में, ठीक है। जो उनका इंटरेस्ट है हॉबीज़ है। जैसे विराट कोहली हैज़ स्टार्टेड इट्स ऑन फिटनेस सेंटर, विराट कोहली को फिटनेस से ज़्यादा लगाव रहता है, सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना फिटनेस सेंटर एक चेन मतलब ओपन किया है जिसका नाम है चेसेल, और उसने क्या किया, इनको एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे बिजनेस हब बना दिया पूरा सक्सेसफुल, लोग इनका प्रोडक्ट खरीदते भी हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट लोगों को क्या करते हैं, बिजनेस आइडियाज़ देते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब जो बाहर के जो सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है नीड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स को रिकॉग्नाइज करना, किस टाइप के कस्टमर्स हैं उसके हिसाब से हमें क्या होता है, बिजनेस आइडियाज़ मिलते हैं, ठीक है। दूसरा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो पुराने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, उनसे हमें क्या होता है, बिजनेस आइडियाज़ मिलते हैं। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जैसे आपके डीलर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, एंड एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपको न्यू बिजनेस आइडियाज़ जनरेट करके देते हैं कि ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो ये होगा, क्योंकि वो मार्केट मतलब वो मार्केट में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, तो उनको पता होता है कि कस्टमर्स को क्या नीड है और बिज़नेस के कैसे प्रोडक्ट अच्छे किए जा सकते हैं। तो आपको बिजनेस आइडियाज़ वहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ट्रेड जर्नल्स, जो आप जर्नल्स देते हो ट्रेड के, बिजनेस मैगजीन्स होती हैं और न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनसे आपको बिजनेस आइडियाज़ मिल जाते हैं। किसी बिजनेस फर्म जो ग्रो कर रही है उसकी बिजनेस मैगजीन्स होती हैं, आप उनको देख सकते हो, उनको रेफ़र कर सकते हो अपने बिजनेस आइडियाज़ के लिए। आगे है ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, बहुत सारे ट्रेड फेयर्स लगते हैं जहाँ पे लोग आते हैं अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने ऐसे बनाया, ये किया था, तो वहाँ से आपको बिजनेस आइडियाज़ मिल सकते हैं, एग्जीबिशन से मिल सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जो बताती हैं बिजनेस आइडियाज़ को जनरेट करने में हेल्प करती हैं। तो ये सारे आपके पॉइंट्स थे। आगे बात करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, नए प्रोडक्ट को डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो स्टेज फर्स्ट है आइडिया जनरेशन, पहला है आइडिया को जनरेट करना। इसके पॉइंट्स हैं, द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट विद आइडिया जनरेशन। जो नया प्रोडक्ट जब भी आप कभी भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके अंदर पहले एक आइडिया जनरेट होना चाहिए कि प्रोडक्ट बनाना कैसे है, कौन से टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, किस टाइप का हमें प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है आइडिया जनरेशन। आपके अंदर आइडिया अगर जनरेट नहीं हुआ तो आप प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे। दूसरा है आइडिया जनरेशन रेफर टू द सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़, मतलब कि जो आइडिया जनरेशन है वो क्या करता है, सिस्टमेटिक सर्च होता है न्यू प्रोडक्ट के आइडियाज़ को, ठीक है। तो पहला हो गया स्टेज आइडिया जनरेशन। दूसरा है आइडिया स्क्रीनिंग। अब ये क्या होता है, आइडिया स्क्रीनिंग मीन्स नथिंग एल्स देन फिल्टरिंग द आइडियाज़ टू पिक आउट गुड वंस। ये कुछ अलग नहीं है, इसका मतलब होता है कि जो आइडियाज़ हैं उनमें से फ़िल्टर करना, स्क्रीन करना, जिससे कि एक नया आइडिया को आप किसी एक अच्छे आइडिया को पिक आउट कर सको, उसे हम बोलते हैं आइडिया स्क्रीनिंग, ठीक है। स्टेज 3 है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इसका मतलब क्या है, टू फेस स्टेज। ये कैसा है, टू फेस स्टेज है इन द डेवलपमेंट, किसमें, डेवलपमेंट में, ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, किसका, न्यू प्रोडक्ट का, इन विच पोटेंशियल बायर, जो पोटेंशियल बायर है जिनके अंदर क्षमता है किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने की, ठीक है, एंड प्रेजेंटेड फर्स्ट विद द आइडिया और डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। वो क्या करते हैं, ये मतलब टू फेस स्टेज, इसमें दो काम होते हैं, तो कंसेप्ट डेवलपमेंट होता है, फिर टेस्टिंग भी होता है, ठीक है। तो एक टू फेस स्टेज है डेवलपमेंट का, इसमें क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट इन विच पोटेंशियल बायर, जो पोटेंशियल बायर हैं, ठीक है, वो नया प्रोडक्ट क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, एंड प्रेजेंटेड फर्स्ट विद द आइडिया, फिर क्या करते हैं, वो आइडिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, और जो न्यू प्रोडक्ट उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंसेप्ट टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लेकर ही वो क्या करते हैं, उनकी रिएक्शन को पता करते हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनकी रिएक्शन क्या है। देखो सिंपल समझ लो कि पहले वो कंसेप्ट को डेवलपमेंट करते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, क्या करना है, उसके लिए आइडिया जनरेट करते हैं, ठीक है। और जब वो जनरेट हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाके उनका रिएक्शंस देखते हैं,
किसका, कस्टमर्स का, कि प्रोडक्ट कैसा है। जैसे मान लो कि एग्जांपल समझ, जैसे आपने क्या किया, कोई प्रोडक्ट बनाना चाहा, जैसे आइसक्रीम, ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले कंसेप्ट डेवलप किया कि आइसक्रीम कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या डालना है। तो उस टाइम आप क्या करोगे, उसको कंसेप्ट टेस्टिंग कर रहे हो, कंसेप्ट कैसा है, उसके आप कंसेप्ट को बता के आपने क्या किया, लोगों की राय ली, लोगों ने बताया कि हाँ कंसेप्ट अच्छा है, पर आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट को बनाया उसी हिसाब से जैसे आपने बताया है, फिर जाके आपने टेस्टिंग किया, उसे हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट टेस्टिंग, ठीक है। तो आपकी दोनों हो गई, एक तो कंसेप्ट टेस्टिंग हो गया, प्रोडक्ट टेस्टिंग। तो ये आपको शायद स्टेज 3 समझ में आ गया होगा। स्टेज 4 की बात करें तो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जो मार्केट है, मतलब जो मार्केटिंग करते हो आप जो प्रोडक्ट को, ठीक है, उसकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रिपेयर्स और बिजनेस टू एलोकेट फंड एंड रिसोर्सेज। जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है वो क्या करता है, आपको फंड को एलोकेट करने में, रिसोर्सेज को एलोकेट करने में आपकी हेल्प करती है, प्रिपेयर करती है, ठीक है। एवेल्यूएट रिस्क, और क्या करती है, रिस्क को एवेल्यूएट करती है, एंड प्रोवाइड टाइम मैनेजमेंट फॉर योर प्रोडक्ट, मतलब और आपको टाइम मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट के लिए, बिफोर इट रीचेस न्यू मार्केट सेगमेंट, जब तक वो नए मार्केट में नहीं पहुंच जाता। देखो सिंपल है, मार्केटिंग क्या करती है, आपको जब मार्केटिंग करोगे आप, तो आपको बिजनेस के जो फंड है उनको एलोकेट करने में मदद करती है, रिसोर्सेज को। जो आप जब तक मार्केट नहीं करोगे, लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप कोई कंपनी खोल रहे या कोई प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका फंड रेज नहीं होगा, ठीक है। तो फंड रेज करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। उसके बाद क्या है, एवेल्यूएट रिस्क, वो क्या करता है, रिस्क को एवेल्यूएट करता है कि हमें मार्केट में इस प्रोडक्ट के लिए कितना रिस्क होने वाला है, लोग इसमें कितना इंटरेस्ट जता रहे हैं, एंड प्रोवाइड टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है अपने प्रोडक्ट के लिए जब तक वो मार्केट में नहीं पहुंच जाता। स्टेज 5 की बात करते हैं, टेक्निकल एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट, ठीक है। तो टेक्निकल मार्केटिंग इज़ द पोर्शन ऑफ योर मार्केटिंग एफर्ट डिटेलिंग द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। में क्या होता है कि जो टेक्निकल मार्केटिंग है वो आपके मार्केट का एक पोर्शन है मार्केटिंग का, जो एफर्ट करता है कि इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है, स्पेशलिटीज़ है, उनको डिटेल में समझाने के लिए टेक्निकल एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट किया जाता है। स्टेज 6 है टेस्ट मार्केटिंग एंड वैलिडेशन, ठीक है। मार्केट वैलिडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इफ़ देयर इज़ अ नीड फॉर अ प्रोडक्ट इन योर टारगेट मार्केट। मतलब ये क्या होता है कि ये डिटरमाइन करता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसको, जो आपने मार्केट को टारगेट कर रखा है कि इस मार्केट में आप प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हो, क्या सच में उस मार्केट में आपके प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है, उसको वैलिडेट करता है कौन, स्टेज 6, ठीक है। स्टेज 7 की बात करता हूँ तो है कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट। मतलब क्या होता है, कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि ये प्रोसेस होता है जिसमें आप न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो, लोगों तक पहुँचाते हो, ठीक है। इंट्रोड्यूस करना कमर्शियलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये स्टेज थे आपके 7 न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, फर्स्ट पॉइंट की। व्हाट इज़ अ बिजनेस प्लान एंड की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या होता है, उसके की एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर है, अ बिजनेस प्लान इज़ अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द गोल्स ऑफ अ बिजनेस। ये क्या है, बिजनेस प्लान एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, बिजनेस के गोल्स को कंटेन करता है। द मेथड्स फॉर अटेनिंग दोज गोल्स, और उन गोल्स को कैसे अटेन किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, उसके मेथड्स होते हैं। एंड द टाइम फ्रेम फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, और कब तक आप गोल अचीवमेंट करोगे उसका टाइम फ्रेम भी उसमें रहता है, तो उसे हम बोलते हैं बिजनेस प्लान, ठीक है। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कंटेन करता है किसी भी बिजनेस के गोल्स और मेथड्स उस गोल को अचीव करने के लिए, और कब तक उसको अचीव करना है, टाइम फ्रेम क्या है, वो सारा उसमें सॉरी, तो वो सारा उसमें लिखा होता है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस प्लान, ठीक है। अब इसके की एलिमेंट्स क्या, उनको समझ लेते हैं। पहला है इंट्रोडक्टरी पेज, मतलब कि इंट्रोडक्शन वाला पेज होता है। दिस इज़ द टाइटल और कवर पेज, इसे हम क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं, कवर पेज बोलते हैं। दैट प्रोवाइड्स अ ब्रीफ समरी, क्या करता है, ब्रीफ समरी प्रोवाइड करता है ऑफ द बिजनेस प्लान्स कंटेंट। जो बिजनेस प्लान कंटेंट है उसकी ब्रीफ समरी, ठीक है, उसको प्रोवाइड करता है कौन, इंट्रोडक्टरी पेज। और जो पूरा अच्छे से जो बताया गया वो अंदर बताया गया होगा किसमें, बिजनेस प्लान में। तो जो पॉइंट टू पॉइंट जो बात होती है ब्रीफ में, वो इंट्रोडक्टरी पेज में होती है, ठीक है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव समरी। अब ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। एन एग्जीक्यूटिव समरी शोज समराइज द की पॉइंट ऑफ द रिपोर्ट। वो क्या करता है, की पॉइंट जो है रिपोर्ट के उसको समराइज करता है, उससे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है। जो रिपोर्ट के की पॉइंट है उनको समराइज करके कहाँ लिखा जाता है, एग्जीक्यूटिव समरी में। अगर आप एग्जीक्यूटिव समरीज को पढ़ लोगे तो आप समझ में आ जाएगा कि जो रिपोर्ट है वो क्या कहना चाहती है, उसके की पॉइंट्स क्या है। आगे बात करते हैं, तीसरा है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस इज़ अ टूल, ये एक टूल है दैट फैसिलिटेट्स अ कंपनीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स पोजीशन। ये क्या करता है कि कंपनी को अंडरस्टैंड करने में कि उसकी पोजीशन क्या है, उस
उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है रिलेटिव टू अदर कंपनीज़, किसके, दूसरे कंपनीज़ की तुलना में, ठीक है। दैट प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट, जो क्या करती हैं, सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। ऐसी कंपनीज़ जो आपके जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ मतलब आपकी पोजीशन क्या है, आप सही पोजीशन में हो कि नहीं हो, क्या उनसे पीछे हो, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इंडस्ट्री एनालाइज किया जाता है, ठीक है। चौथा है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अब ये क्या होता है, अब बिजनेस डिस्क्रिप्शन इज़ अ की पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान। ये क्या है, एक बिजनेस प्लान का की पार्ट है। दैट समराइज व्हाट अ कंपनी डज एंड व्हाट मेक इट यूनिक। वो समराइज करता है कि कंपनी क्या करती है और किस वजह से कंपनी को वो यूनिक बनाता है, मतलब कि कंपनी क्या करती है और क्या चीज़ें हैं जो उसको यूनिक बनाती हैं, वो समराइज़ करता है कौन, बिजनेस डिस्क्रिप्शन। फिफ्थ है प्रोडक्शन प्लान। इसमें प्रोडक्शन के बारे में बात होती है कि प्रोडक्शन के लिए कैसा प्लान रखना है, कैसे कैसे हमें प्लानिंग करनी है, वो सारा रहता है। ऑपरेशन प्लान, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उनका प्लान रहता है पूरा। सेवन्थ है मार्केटिंग प्लान, कैसे मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट की, वो सारा इसमें आता है प्लानिंग। एट्थ है ह्यूमन रिसोर्स प्लान, मतलब ह्यूमन रिसोर्स कैसे करना है आपको, एम्प्लॉयमेंट कैसे किस किस को देना है, कैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए, रिक्रूट कैसे करना है एम्प्लॉयज़, वो सारा आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लान में आता है। नाइन्थ है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, मतलब कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे हैंडल करना है, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, वो सारा इसमें आता है। टेंथ है असेसमेंट ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क को असेस कैसे करना है आपको, रिस्क कैसे हैंडल करनी है, वो सारा इसमें आता है। 11th है फाइनेंशियल प्लान, मतलब फाइनेंस का जो भी है आपका, कितने कैसे पैसा इकट्ठा करोगे आप, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे मनी कैपिटल को जनरेट करना है, वो सारा आपका फाइनेंशियल प्लान में आता है। 12th है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, ये बैकअप मटेरियल को रखता है, ठीक है। बैकअप मटेरियल क्या होता है, जैसे मान लो जो कस्टमर से आपको लेटर्स मिले हैं या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स से लेटर्स मिले हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री मटेरियल जिसे हम कहते हैं, वो अटैच किया जाता है किसके साथ, किसी भी राइटिंग पीस है, मतलब कोई भी आपने कोई लेटर लिखा है, कुछ भी लिखा है या कुछ भी रिपोर्ट लिखी है, उसके पीछे आपने क्या किया कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया, उसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन इसका पॉइंट है, वो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी स्टडी। प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी स्टडीज़ की इंपॉर्टेंस क्या, उसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी एनालिसिस, ये होता क्या है। अब प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी स्टडी एग्जामाइंस ऑफ प्रोजेक्ट्स एस्पेक्ट, ये क्या करता है, प्रोजेक्ट एस्पेक्ट्स को एग्जामाइन करता है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, इसमें इकोनॉमिक भी आता है, टेक्निकल भी आता है, लीगल एंड शेड्यूलिंग इश्यूज़, मतलब इसमें लीगल और जो शेड्यूल वाले इशूज़ हैं वो भी आते हैं। टू डिटरमाइन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन, मतलब कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होगा या नहीं होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करते हो, इकोनॉमिक, टेक्निकल, लीगल एंड शेड्यूलिंग इश्यूज़ पर वर्क करते हो, एग्जामाइन करते हो, उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसको समझ लो। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहला है इम्प्रूव्स द अटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट टीम, जो प्रोजेक्ट टीम उसकी अटेंशन को इम्प्रूव करता है। दूसरा है डिस्कवर्स फ्रेश पॉसिबिलिटीज़, नई नई पॉसिबिलिटीज़ को क्या करता है, डिस्कवर करता है, खोजता है। प्रोवाइड्स रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प्स इन मेकिंग द जजमेंट रिगार्डिंग वेदर द टू प्रोसीड और नॉट, ये क्या करता है, रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, जो कि हेल्प करता है कोई जजमेंट को मेक करने के लिए कि आपको आगे इस चीज़ पर वर्क करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिजनेस ऑप्शंस। बिजनेस ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे होते हैं, उनमें जब आप इसको पूरा एक्सपांड कर लेते हो तो आपके जो ऑप्शंस हैं उनको रिड्यूस करता है, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी कोई एक अच्छा ऑप्शन चूज़ कर सको, ठीक है। अगला है बाई एग्जामाइनिंग सेवरल पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स को एग्जामाइन करने के बाद इट इम्प्रूव्स द सक्सेस रेट, वो क्या करता है, सक्सेस रेट को इम्प्रूव करता है, ठीक है। अगला है डिटरमाइंस व्हाई इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू गो अहेड, और वो डिटरमाइन करता है कि अगर वो आपने आइडिया सोचा है वो मतलब कि सही अच्छा कैसे नहीं है, जिससे कि आपको आगे जाना चाहिए, उसके लिए डिटरमाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन डिसीजन, जो आपने लोकेशन मतलब अपनी सेट की है उसकी डिसीजन से उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। डिस्कस की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस, मतलब कि जो बिजनेस प्रोसेस है उसके की एलिमेंट्स क्या उनको डिस्कस करो। एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और फाइनेंस के सोर्सेज को डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसके आंसर्स हैं, पहला है फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन डिसीजंस, जो फैक्टर हैं जो क्या करते हैं लोकेशन डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। पहला है मार्केटिंग प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, मार्केटिंग, वो समझ लेते हैं। प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग इज अ टैक्टिक दैट अलाउज मार्केटिंग लीडर्स टू टारगेट पोटेंशियल कस्टमर। ये क्या होता है, एक टैक्टिक होता है जो क्या करता है, अलाउ करता है जो मार्केटिंग लीडर्स हैं उनको
उनको अलाउ करता है कि जिससे कि वो पोटेंशियल कस्टमर्स को टारगेट कर सकें विद एडवर्टाइजिंग। किससे? एडवर्टाइजमेंट करके, कंटेंट बेस्ड ऑन देयर करंट लोकेशन, जो उनकी करंट लोकेशन है उस पर एडवर्टाइजमेंट करके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, जिनके अंदर क्षमता है, पोटेंशियल है उस प्रोडक्ट को खरीदने की, उनको एग्जामाइन करता है, टारगेट करता है। कौन? मार्केट प्रॉक्सिमिटी। आगे बात करते हैं सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल है उसका जो सप्लाई है, ठीक है, वो कैसे होगा, मतलब वहाँ पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है आपके लोकेशन पे, अच्छे से एबिलिटी नहीं है, तो आप बिज़नेस अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। आपको शॉर्टेज रहेगा रॉ मटेरियल का, तो आप प्रोडक्ट को क्रिएट कर ही नहीं पाओगे। तो सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल कैसा है वो भी देखना पड़ता है। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड स्किल, मतलब कि जो लेबर और स्किल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है, कितनी अवेलेबल है उसको भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे ये सारे पॉइंट्स थे। आगे बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं वो सारी देखनी है आपको। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स है कि नहीं है, ट्रांसपोर्ट के लिए आपके पास नेटवर्क्स है कि नहीं है, अच्छी रोड्स है नहीं है, वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं लोकेशंस के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं उस एरिया की जहाँ पे आप अपनी लोकेशन सेट करना चाहते हो, वो देखना पड़ता है। कंपटीशन कैसा है, क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, इंटरनेट असेस होता है कि नहीं होता है, नेटवर्क आते कि नहीं आते, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ की पॉलिटिकल सपोर्ट होता है कि नहीं होता है। हर एक चीज़ देखने के बाद हम क्या करते हैं, ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, लोकेशन डिसीजंस को। ठीक है, आगे बात करते हैं की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस के की एलिमेंट्स क्या है, तो पहला है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। अब ये क्या होता है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ड्राइवन स्ट्रेटजी। क्या है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन स्ट्रेटजी है टू ऑटोमेट अ बिजनेस प्रोसेस। ये क्या करता है, बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करता है इन ऑर्डर टू अकम्प्लाइज इट विद मिनिमम कॉस्ट। इन ऑर्डर टू मतलब कि किस लिए करता है, कि इससे कि अकम्प्लाइज किया जा सके, कैसे, मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, एंड इन शॉर्टर टाइम, मतलब कि थोड़े कॉस्ट में और थोड़े से समय में आप क्या कर सको, अकम्प्लाइज कर सको किसी भी बिजनेस को, इसलिए बनाया जाता है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। इट इज़ स्ट्रेटजिक प्लानिंग। ये क्या है, ये भी स्ट्रेटजिक प्लानिंग है। इनिशिएटिव्स दैट एम्स एट रीशेपिंग बिजनेस प्रोसेस बेस्ड ऑन ऑपरेशंस। ये क्या करती है, रीशेप करती है बिजनेस प्रोसेस को। ठीक है, बेस्ड ऑन किस पर, ऑपरेशंस पर, लेवल्स, एम्प्लॉयज, स्किल्स पर। तो ये भी एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग है जो इनिशिएट करती है और एम करती है किस पे, बिजनेस प्रोसेस को रीशेप देने के लिए। अगर बिजनेस प्रोसेस सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको रीशेप देने के लिए, तो उसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। मतलब बिजनेस प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करना किस पे बेस्ड होती है, ऑपरेशंस, लेवल्स, एम्प्लॉयज, स्किल्स पर। ठीक है, आगे बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग। अब ये क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग गिव्स ऑर्गेनाइजेशन अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड एंड ऑप्टिमाइज वर्क फ्लोज बाई क्रिएटिंग डाटा ड्राइवन विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ की बिजनेस प्रोसेस। अब ये क्या होता है, मॉडलिंग में होता है कि अपने किसी भी चीज़ को मॉडल करना, दर्शाना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको एक सारे सिंपल तरीके से क्या करते हैं, जो वर्क फ्लो है उस मतलब कि उसको एक डाटा ड्राइवन विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, मतलब कि एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसमें डाटा होता है, उसको शो करके वो क्या करते हैं, उसको अंडरस्टैंड कराते हैं सिंपल वे में। ठीक है, जो भी वर्क फ्लो है उससे हम, ये क्या है, एक बिजनेस प्रोसेस का की है। समझ में आ गया, मतलब कि जो डाटा है, डाटा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, उसके द्वारा क्या करते हैं, जो जितने भी वर्क फ्लोज हैं बिजनेस के, ठीक है, उसको क्या करते हैं, सिंपल वे में अंडरस्टैंड कराते हैं, उसे हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग। आगे बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये क्या होता है, इट इज़ अ कंप्लीट रीडिज़ाइन ऑफ बिजनेस। ये क्या होता है, कंप्लीट रीडिज़ाइन, किसका, बिजनेस का रीडिज़ाइन होता है। प्रोसेस आफ्टर थ्रू एनालिसिस इन ऑर्डर टू ब्रिंग ड्रास्टिक इम्पैक्ट, मतलब कि एक ड्रास्टिक, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने के लिए क्या करते हैं, हम पूरा बिजनेस को दोबारा से रीडिज़ाइन करते हैं, इसे हम बोलते हैं री इंजीनियरिंग बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, आगे बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसको समझते हैं। बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन इज़ द एक्ट ऑफ टेकिंग योर ओल्ड बिजनेस प्रोसेस एंड ऑप्टिमाइजिंग देम फॉर एफिशिएंसी। मतलब कि जो आपका पुराना बिजनेस प्रोसेस है उसको लेकर इसकी जो एफिशिएंसी है उसको जनरेट करना, उसको बढ़ाना, क्या कहलाता है, बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। ठीक है, उसमें चेंज नहीं करते, आप क्या करते हो, जो आपका ओल्ड बिजनेस प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट करते हो और उससे क्या करते हो, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस मैपिंग। अब ये क्या होता है, इसको समझते हैं। बिजनेस प्रोसेस मैपिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन डिफाइनिंग व्हाट अ बिजनेस एंटिटी डज। ये क्या करता है, एक्टिविटीज़ को
जो एंटिटी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, मैप करता है, उसको इन्वॉल्व करता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ के लिए। टू व्हाट स्टैंडर्ड अ बिजनेस प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड, और कौन से स्टैंडर्ड तक बिजनेस प्रोसेस को कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड हाउ द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस कैन बी डिटरमाइंड, और जो बिजनेस प्रोसेस है उसकी जो सक्सेस है उसको कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, ये सारे बिजनेस प्रोसेस मैपिंग में दर्शाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मतलब जो फंड्स हैं इसमें दो टाइप के दिए गए हैं, एक तो सोर्स ऑफ फाइनेंस है और एक सोर्सेज ऑफ फंड है, ठीक है। दोनों से एक चीज़ है तो उसको समझ लेना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो इसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं, फंड्स की कौन कौन से सोर्स होते हैं फंड्स के। तो पहला है पर्सनल फाइनेंसिंग। द मेन सोर्स फॉर स्टार्टअप मनी फॉर एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होता है फ्रेंड्स हो गया, फैमिलीज हो गया, सेविंग्स हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, लोन्स, इन्वेस्ट। मतलब पर्सनल फाइनेंसिंग जो आप खुद से करते हो, जैसे आपके फ्रेंड से किया आपने फाइनेंसिंग, पैसा लिया, फैमिली से लिया, अपनी सेविंग में से लिया, क्रेडिट कार्ड से लिया, लोन से लिया, इन्वेस्टमेंट से लिया, आपने खुद से अपनी फाइनेंसिंग की है, उसे हम बोलते हैं पर्सनल फाइनेंसिंग, ठीक है। दूसरा है बूट स्ट्रैपिंग, ये पर्सनल फाइनेंसिंग जैसा होता है लेकिन समझना इसको ज़रूरी है क्योंकि ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, शॉर्ट नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बूट स्ट्रैपिंग इज़ अ टर्म, ये एक टर्म है यूज्ड इन बिजनेस, ये बिजनेस में यूज़ किया जाता है टू रेफर टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ओनली एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, मतलब कि जो आपके पास पहले से रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करना, ठीक है। सच एज पर्सनल सेविंग, जो आपकी पर्सनल सेविंग उनका यूज़ किया आपने। पर्सनल कंप्यूटिंग, आपका जो कंप्यूटिंग जो मतलब पीसी है आपने बाहर से नहीं ख़रीदा, आप अपने कंप्यूटर से ही यूज़ करके बिजनेस कर रहे हो। इक्विपमेंट, जो आपके इक्विपमेंट हैं पर्सनल, ठीक है, उनका यूज़ कर रहे हो। एंड गैरेज स्पेस, मतलब कि जो आपका गैरेज है जो खुद का, उसको यूज़ कर रहे हो टू स्टार्ट एंड ग्रो कंपनी, मतलब आपने किसी और का कोई सामान नहीं लिया या कहीं से कोई नहीं ख़रीदा, जो आपके पास चीज़ें थी उनका यूज़ करके आप बिजनेस को ग्रो करते हो, स्टार्ट करते हो, उससे हम बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है। इक्विटी फाइनेंसिंग मींस एक्सचेंजिंग पार्शियल ओनरशिप इन अ फर्म। इक्विटी आप समझ कि इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वही होता है इक्विटी फाइनेंसिंग। इसमें क्या होता है कि आप कुछ पोर्शन अपना फर्म का ओनरशिप किसी को दे देते हो, एक्सचेंज वो क्या करता है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले आप क्या करते हो उनको ओनरशिप देते हो कि भैया आप इस कंपनी के इतने हिस्से के ऑनर हो, इतने शेयर्स के ऑनर हो, ठीक है, आपका इतना शेयर है इस कंपनी में, तो उसे हम बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। सिंपल वे में समझ लो। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंजल इन्वेस्टर। ये क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर आर वेल्दी इंडिविजुअल्स, ये क्या होते हैं, बहुत अमीर लोग होते हैं, ठीक है। हु इन्वेस्ट पर्सनल कैपिटल, जो अपनी पर्सनल कैपिटल को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो उनकी खुद की कैपिटल है उसको क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इन स्टार्टअप, किसमें, स्टार्टअप्स में। इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी और समटाइम्स अ सीट ऑन द बोर्ड, किस लिए करते हैं, या तो उनको इक्विटी चाहिए होता है मतलब शेयर चाहिए होता है, नहीं तो BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनको सीट चाहिए होती है, तो क्या करते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। बहुत अमीर लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल कैपिटल में से इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है, वेंचर कैपिटल इज़ अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, ये एक प्राइवेट इक्विटी का फॉर्म है या फिर फाइनेंसिंग का टाइप है। दैट इन्वेस्टर्स प्रोवाइड टू स्टार्टअप कंपनी, जो क्या करते हैं इन्वेस्टर्स स्टार्टअप कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। एंड स्मॉल बिजनेसेस, और जो स्मॉल बिजनेस हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। दैट आर बिलीव टू हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, और क्या करते हैं, बिलीव करते हैं कि उन्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल मिलेगा, उसे हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल, ठीक है। वेंचर कैपिटल क्या होता है, इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी होता है। एंड टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, ये फाइनेंसिंग का भी टाइप है। दैट इन्वेस्टर्स प्रोवाइड, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं टू स्टार्टअप कंपनीज, किसको प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टअप कंपनीज को। एंड स्मॉल बिजनेस को, जो छोटी छोटी बिजनेस फर्म्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। दैट आर बिलीव टू हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, उनके अंदर क्या होता है फिर उससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर बिलीव करते हैं कि इससे एक लंबे समय तक ग्रोथ होगी, उसे हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल। आगे बात करते हैं डेब्ट फाइनेंसिंग। डेब्ट फाइनेंसिंग समझ गए कि डेब्ट मतलब किराया लेकर, ठीक है जब कर्ज लेकर आप फाइनेंस करते हो, तो डेब्ट फाइनेंसिंग इन्वॉल्व्स बोरिंग अ फिक्स सम, मतलब एक कोई पैसा, फिक्स पैसा आपने बोरो किया फ्रॉम अ लेंडर, जो कि पैसा देने वाला है, कर्ज देने वाला है उससे, ठीक है। विच इज़ देन पेड बैक विद इंटरेस्ट, और बाद में क्या हुआ उसे आपने पेड बैक कर दिया, किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। वो है ना, कंपनी बोरोस मनी, जब कोई कंपनी मनी बोरो करती है टू बी पेड बैक, उसको पेड बैक करने के लिए फ्यूचर में और विद इंटरेस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, डेट फाइनेंस। कोई कंपनी क्या करती है, पैसा बोरो करती है, फ्यूचर में उसे पेड बैक भी करना पड़ता है, किसके साथ, ब्याज के साथ, उसे हम बोलते हैं डेब्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं क्रिएटिंग सोर्सेस। अब चौथा क्या है, सोर्सेज, और जो सोर्स है कैसे क्रिएट किए जाते हैं उनको देख लेते हैं। पहला है बिजनेस इंक्यूबेटर्स, इसमें पहला है
बिजनेस इंक्यूबेटर्स, इसको समझते हैं। अ बिजनेस इंक्यूबेटर इज़ अ वर्क स्पेस क्रिएटेड टू ऑफर स्टार्टअप्स एंड न्यू वेंचर्स असेस टू द रिसोर्सेज दे नीड ऑल अंडर वन रूफ। मतलब क्या हुआ कि एक स्टार्टअप कंपनी या फिर कोई नया कोई वेंचर खोलना चाहता है, ठीक है, ऐसे लोग जिनको नई कंपनी स्टार्ट करनी है, उनको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, उसको एक रूफ के अंदर आपने क्या किया, उनको प्रोवाइड कर दिया। उसे हम बोलते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स। एक वर्क स्पेस आपने क्रिएट कर दिया जिससे कि उनको एक ही रूफ के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो ग्रांट्स और सब्सिडीज़ हैं उन पे, तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ प्रोवाइड, जो गवर्नमेंट एजेंसी क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती हैं सच एस ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़ के, जैसे कि उनके जो ग्रांट्स होते हैं और सब्सिडीज़ होती हैं जो कि देते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको, ठीक है, दैट मे बी अवेलेबल टू द बिजनेस, जो कहाँ बिजनेस में अवेलेबल हो सकती हैं। आगे बात करते हैं क्राउड फंडिंग की। क्राउड फंडिंग क्या होता है, ठीक है। तो क्राउड फंडिंग इज़ द यूज़ ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल। ये क्या होता है कि छोटा छोटा कैपिटल आप क्या करते हो, लोगों से लेते हो, क्राउड से फंड कराते हो, उसे हम बोलते हैं क्राउड फंडिंग। छोटा छोटा अमाउंट करके आप क्या करते हो, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर और एक नया बिजनेस वेंचर को ओपन करते हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्राउड फंडिंग। जैसे 2015 में $34 मिलियन रेज्ड हुआ था वर्ल्ड वाइड, किससे, क्राउड फंडिंग से। समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पॉइंट है व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टार्टअप्स एंड मेजर्स टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, ठीक है। तो जो स्टार्टअप है उसके द्वारा कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया जाता है और कौन कौन से मेजर्स हैं जिससे आप सपोर्ट करते हो स्टार्टअप को। तो चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टार्टअप है, पहला है लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी। दूसरा है पुअर रेवेन्यू जनरेशन, मतलब कि जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कैसा है आपका, पुअर है। लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनस, जो पर्सनल हैं स्किल्ड, उनको वो भी कैसे हैं, उनकी भी कमी है, इससे कि आप स्टार्टअप नहीं कर पाते हो। जब आपके फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है तो स्टार्टअप नहीं कर पाओगे, इसके लिए चैलेंजेस आते हैं। दूसरा है मतलब रेवेन्यू जनरेशन पुअर है, आपका रेवेन्यू अच्छे से जनरेट नहीं हो पा रहा है तो आप स्टार्टअप नहीं करना चाहोगे। तीसरा है स्किल्ड पर्सनल की कमी है। चौथा है इनइफेक्टिव मार्केटिंग प्लान, जो आपका मार्केटिंग प्लान है वो कैसा है, इनइफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं है। लैक ऑफ मेंटरशिप, आपको मेंटरिंग करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर है पुअर बिजनेस प्लान, जो आपका बिजनेस प्लान है वो कैसा है, पुअर है, अच्छा नहीं है। फिर है फीयर्स कंपटीशन, मतलब कि भयंकर कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जिसकी वजह से आप स्टार्टअप करने में आपको चैलेंजेस आते हैं। अब बात करते हैं कि इन स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स हैं। तो पहला है प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जब आप किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करोगे तो स्टार्टअप करने की सोचेगा। दूसरा है फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब कि आपके फाइनेंस को सपोर्ट करने के लिए आपको एक असिस्टेंट चाहिए जो आपके फाइनेंस की पूरी डाटा रखे कि आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करो, कैसे आप उन चीज़ों को समझो, ठीक है। तीसरा है मेंटरिंग सपोर्ट, मतलब कि जो मेंटर होते हैं उनका सपोर्ट चाहिए। चौथा है प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज, बिजनेस सपोर्ट की जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सिक्स्थ है रेगुलेटरी सपोर्ट, मतलब कि रेगुलेटरी सपोर्ट क्या होता है, रेगुलेटरी क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मतलब कुछ रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, उनको सपोर्ट करना, इसको समझते हैं अच्छे से। मींस हेल्पिंग रिस्पॉन्ड टू डाटा रिक्वेस्ट और अदर इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंटल बॉडीज़ इन रेगुलेटरी मैटर्स, मतलब कि जो हेल्पिंग रिस्पॉन्स है किससे, जैसे जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें बनवाती हैं किसी भी स्टार्टअप कंपनीज़, तो उसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, इससे कि उनको ज़्यादा लोड ना आए कोई डॉक्यूमेंटेशन कराने में या कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेगुलेटरी सपोर्ट। आगे बात रेगुलेटरी की बात करें तो ये होता है रिलेटिंग टू द कंट्रोल और डायरेक्शन, ये किसके लिए रिलेट होता है, कोई कंट्रोल या डायरेक्शंस के लिए ऑफ एन एक्टिविटी बाय ए सेट ऑफ रूल्स लॉज एक्सेट्रा, मतलब कि कोई एक्टिविटी को कंट्रोल या डायरेक्ट करने के लिए मतलब कि एक कैसे रूल्स एंड लॉज को सेट करके, उसे हम बोलते हैं रेगुलेटरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवन्थ की प्रोटेक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसके उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। एट्थ है ग्लोबल टाई अप, जो ग्लोबल टाई अप मतलब बाहर के देशों से टाई अप करना भी एक सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एक्सप्लेन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मतलब इसमें भी आ गया सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, तो फाइनेंशियल रिसोर्स की नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है और फाइनेंस सोर्स क्या है फाइनेंस के, ठीक है। तो फाइनेंशियल इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, फाइनेंस किस लिए होता है, फॉलोइंग पर्पस के लिए रिक्वायर्ड होता है, जैसे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। फिक्स कैपिटल में क्या क्या आता है, जैसे आपका फिक्स्ड असेट्स होते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग एंड प्लांट हो गया, मशीनरी होगी, जब इनको आप खरीदने की रिक्वायरमेंट होती है तो आप क्या करते हो, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आप क्या करते हो, फाइनेंस को रेज करते हो, आपको रिक्वायरमेंट रहती है फाइनेंस की, ठीक है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जब आपको
वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ है उनको ऑपरेट करने के लिए आपको मनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसके फाइनेंस के सोर्सेज क्या हैं? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, जैसे शॉर्ट टर्म सोर्सेज हो गए लेस देन 1 ईयर, जिसमें आपका ट्रेड क्रेडिट आ जाता है, बैंक आ जाता है, कमर्शियल पेपर्स आ जाते हैं, फैक्टरिंग आ जाता है, ठीक है। दूसरा है मीडियम टर्म सोर्सेज, जो कि आपका 3 या 5 साल से मतलब 1 साल से ज़्यादा और 3 और 5 साल के बीच में रहता है, या तो 3 साल के लिए 5 साल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं मीडियम टर्म सोर्सेज। इसमें आता है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जैसे आपने कमर्शियल बैंक से लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ लोन लिया, पब्लिक डिपॉजिट्स आपने किए, या फिर लीज फाइनेंसिंग की, तो ये सारे टर्म्स इसमें आ जाते हैं। तीसरा है लॉन्ग टर्म सोर्सेज, जो कि होता है आपका 5 साल से ज़्यादा के लिए, तो इसमें होता है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, इसमें भी आ जाता है कि आप कमर्शियल बैंक से लोन लेते हो, ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो, ठीक है। तीसरा इसमें जो पॉइंट है वो है शेयर से आप लोन लेते हो या शेयर से पैसा लेते हो, डिवेंचर्स हो गया, देन आपका रिटेन्ड अर्निंग हो गया। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की बेसिस पे कैसे हमने इसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो पहला है ऑनर्स फंड, ऑनर का जो फंड है वो, ठीक है। इसमें क्या आता है? पर्सनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या होता है कि जो पर्सनल सोर्स है फाइनेंस के वो आ जाता है ऑनर फंड में। दूसरा इक्विटी शेयर्स हो गया या फिर इक्विटी कैपिटल हो गया, इक्विटी शेयर्स इक्विटी कैपिटल आ जाता है। तीसरा है रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग भी इसमें आ जाता है। और उसके बाद बोरोड फंड क्या होता है? बोरोड फंड में आपका आ जाता है कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जहाँ से आप बोरो करते हो फंड को, या तो कमर्शियल बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, डिवेंचर्स हो गए जिससे आप बोरो करते हो। बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स से रिलेटिव से बोरो करते हो। पब्लिक डिपॉजिट्स, मतलब पब्लिक से आप डिपॉजिट करके आपने क्या किया? पब्लिक डिपॉजिट से बोरो किया, लीज फाइनेंस से बोरो किया, ये बोरोड फंड हो गए। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन ऑफ फंड, मतलब कि फंड को जनरेट करने के सोर्सेज। पहला इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड होता है, उसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाता है आपका, और रिटेन्ड अर्निंग आ जाती है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। दूसरा है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड, इसमें आपका जाता है लोन्स फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक से लोन। दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लोन। तीसरा है पब्लिक डिपॉजिट्स। चौथा है ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आपका आता है एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल और क्राउड फंडिंग। तो ये सारे आपके थे जो भी सोर्सेज थे फाइनेंस के वो, ठीक है। अब जैसे इनकी आपको डिटेल्स चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा टर्म्स, तो आप क्या करना, जो यूनिट 11 है उसके पेज नंबर 236 में जाके आप इनकी डिटेल्स में मतलब पता कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आएगा, अगर आप ऐसे सिंपल लिख के आ जाओ कि बड़ा हो जाएगा, तो डिटेल्स मैंने नहीं दिया मैंने, क्योंकि ज़रा टाइम लग जाता और हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़रा डिटेल्स में नहीं दिया। अगर आपको समझना डिटेल्स में, वैसे मैं मोस्टली कवर कर चुका हूँ और आपको पता भी है शेयर्स क्या होता है, डिवेंचर्स क्या होते हैं और एंजल इन्वेस्टर्स क्या होता है बता चुका हूँ, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग सब बता चुका हूँ। फिर भी आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप जाके यूनिट 11 का पेज नंबर 236 को रेफ़र कर सकते हो, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो फाइनेंशियल नहीं है, ठीक है, कौन कौन से होते देख लेंगे अभी। डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स, और क्या करना है आपको, डिस्कस करना है डिफरेंट टाइप्स किसके, नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस क्या है नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, उसकी बात करते हैं। तो इसमें पहला जाता है ऑफर वैल्यू एडवाइस। वैल्यूएबल एडवाइस क्या करता है, आपको वैल्यूएबल एडवाइस ऑफर करता है। तो नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ वेंडर, सप्लायर, मेंटर। जैसे आपके नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से हो गए, आपके वेंडर्स हो गए, ठीक है, सप्लायर्स हो गए या मेंटर हो गए, वो आपको क्या करते हैं, वैल्यूएबल एडवाइस ऑफर करते हैं। तो ये आपके नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, कौन, सप्लायर्स, वेंडर्स और मेंटर्स। दूसरा है ऑफर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को ये ऑफ़र करते हैं। जैसे एंटरप्रेन्योर्स टेक हेल्प फ्रॉम डिफरेंट पीपल्स, एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, डिफरेंट पीपल से हेल्प लेते हैं, ठीक है। तीसरा आपका है हेल्प इन डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग स्किल्स, क्या करते हैं, आपकी स्किल्स को डेवलप और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। चौथा है हेल्प इन एक्सपेंडिंग नेटवर्क, नेटवर्क को एक्सपेंड करने में हेल्प करते हैं। पाँचवा है हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। छठवां है हेल्प्स बडिंग एंटरप्रेन्योर्स इन इनोवेशन, मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर को इनोवेशन में बडिंग मतलब उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। सेवेंथ है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग
ट्रेंड्स ऑफ द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है उसके ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। 8th है हेल्प्स इन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसे बनाया जाता है उसमें ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के टाइप कौन कौन से हैं। तो पहला है ह्यूमन रिसोर्स, इसमें आप क्या जाते हैं वेंडर्स, सप्लायर्स, बैंकर्स, कस्टमर्स, मेंटर्स, को फाउंडर्स, एक्सपर्ट, गाइडेंस। ठीक है, दूसरा है मेंटरिंग रिसोर्स में आपके मेंटर्स आ जाते हैं। तीसरा है मटेरियल रिसोर्स, जिसमें आपके फिजिकल और मटेरियल रिसोर्स आ जाते हैं, जैसे इक्विपमेंट हो गया, यूटिलिटीज़ हो गई, लोकेशन हो गया, फैक्ट्री स्पेस हो गया, या फिर आपके फर्नीचर हो गया। ठीक है, चौथा है नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन रिसोर्स, जो आपकी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है उसका रिसोर्स। पांचवा है इमोशनल रिसोर्स। ठीक है, तो ये आपके रिसोर्सेज थे नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं, अगर इनको डिटेल चाहिए तो आप जाके बुक में पढ़ सकते हो उनकी डिटेल्स के बारे में कि इनके इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ भी आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। वैसे आपको समझ लो थोड़ा बेसिक, तो उतना ही बहुत काफ़ी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसमें है एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ MSMEs इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया। मतलब जैसे इंडिया कंट्री है, इसमें MSMEs का मतलब रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। तो पहले हम बात करते हैं MSMEs का रोल किस में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो पहला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देता है। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देना। तीसरा है बैलेंस रीजनल ग्रोथ, मतलब जो रीजनल ग्रोथ है उसको बैलेंस करता है। चौथा है रूरल डेवलपमेंट, रूरल का डेवलपमेंट करता है। पाँचवा है डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है उनको क्या करता है, हाथों से बनाई हुई इंडस्ट्रीज़ हैं जो हाथों से काम बनाते हैं, जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा हाथों से जो बनाते हैं सामान, उन इंडस्ट्रीज़ को क्या करता है, डेवलप करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अवर इंडिया, और क्या करता है, जो अपनी इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको, इकोनॉमी को डेवलप करता है। आगे बात करते हैं MSMEs का रोल्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। तो पहला है प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करता है। दूसरा है प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को प्रमोट करता है। तीसरा है कमर्शियलाइज इन्वेंशंस। ठीक है, तो ये क्या करता है, कमर्शियलाइज करता है किसको, इन्वेंशंस को क्या करता है, कमर्शियलाइज करता है। आपने कोई इन्वेंशन किया है तो आपको उससे पैसा जनरेट करने में हेल्प करता है। चौथा है इनकरेजेस इनोवेशंस को इनकरेज करता है। पाँचवा है फैसिलिटेट एंड कॉम्प्लीमेंट लार्ज इंडस्ट्रीज़, जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ है उनको कॉम्प्लीमेंट देता है, मतलब फैसिलिटेट करता है। जैसे आप अगर कोई नए नए एंटरप्रेन्योर आएंगे तो लार्ज इंडस्ट्रीज़ को क्या देगा, कॉम्प्लीमेंट देगा कि हाँ उनके अलावा भी कोई इंडस्ट्रीज़ हैं। आगे बात करते हैं बूस्ट इन सर्विस सेक्टर में बूस्ट मतलब एक बड़ा सा बदलाव लाने में या बड़ी ग्रोथ करने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ तो है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया, मतलब जो फैमिली बिजनेस इन इंडिया, उस इंडिया में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, चैलेंजेस ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया, और जो फैमिली बिजनेस है उसके चैलेंजेस क्या है इंडिया में। ठीक है, तो फैमिली बिजनेस बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा, रतन टाटा है, अंबानी, ये सारे फैमिली बिजनेस करते हैं, इनका देखते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया कौन कौन से इंपॉर्टेंस है, पहला है रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में रोल प्ले करता है, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में रोल प्ले करता है, सोशल डेवलपमेंट करता है, बिजनेस डेवलपमेंट करता है। ये सारे इसके रोल्स हो गए। अब बात करते हैं चैलेंजेस की, तो इनोवेशन फॉर अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए आप क्या करता है, इनोवेट करने के में हेल्प करता है। दूसरा लिमिटेड टैलेंट, ठीक है, तो इसमें चैलेंजेस हैं कि आपके अंदर लिमिटेड टैलेंट रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ टैलेंट ज़्यादा नहीं रहता है, जब आपकी फैमिली का ही आप लोगे तो लिमिटेड रहता है। आपकी ज़रूरी है आपकी फैमिली बिजनेस में आपके फैमिली मेम्बर को हर चीज़ आती हो। ठीक है, जैसे आप कोई बाहर से पढ़ा लिखा इंसान लेते हो बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट रहता है, लेकिन फैमिली से अगर कोई बंदा आप बनाते हो जो सारे मतलब आइडियाज़ या फिर डिसीजंस ले, तो आपको लिमिटेड टैलेंट आप देखने को मिलेगा। लैक ऑफ सक्सेशन प्लानिंग, मतलब सक्सेशन प्लानिंग की लैक रहता है कि आगे कंपनी को कौन चलाने वाला है। टेक्नोलॉजी नीड्स, आपकी टेक्नोलॉजी की नीड्स पूरी नहीं हो पाती हैं। इंटरनल कन्फ्लिक्ट, और अंदर में क्या रहता है, कन्फ्लिक्ट रहता है इंटरनल, मतलब कि आपस में ही लोग अंदर लड़ते रहते हैं। फैमिली में सिबलिंग रिवेलरी, मतलब भाई भाई में फाइट हो जाती है कि मेरा ही प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा, ऐसे अंबानी में हुई थी आपस में। ठीक है, अब बात करते हैं ब्यास डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे डिसीजन मेकिंग रहते हैं, कोई फिक्स नहीं हो पाता है कि मेरा डिसीजन काम करेगा, मेरा डिसीजन काम करेगा, ऐसी फाइट होती रहती है। आगे बात करते हैं टू मच इमोशनल अटैचमेंट विद बिजनेस से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रहता है क्योंकि वो आपका बिजनेस है। ठीक है, आपको लॉस हुआ तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है बिजनेस से। 9th है अनक्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कैसे अनक्लियर है। 10वां है लिमिटेड फाइनेंस, और कैसा होता है, लिमिटेड फाइनेंस रहता है क्योंकि बिजनेस आपकी फैमिली में इतना पैसा नहीं होता है कि आप बिजनेस को इतनी जल्दी ग्रो कर सको। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस, फैमिली बिजनेस के पहला होता है फैमिली ऑन्ड बिजनेस। ये क्या होता है, फैमिली बिजनेस इज़ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन विच
डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल जनरेशन ऑफ फैमिली, मतलब कि डिफरेंट टाइप की जनरेशन ऑफ मतलब जनरेशन ऑफ फैमिली जो होती हैं वो क्या करती हैं, डिसीजन मेकिंग करती हैं। एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होता है फैमिली बिजनेस, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फैमिली ऑन बिजनेस। इसके दो टाइप हैं, जैसे एग्जांपल रतन टाटा हो गया, टाटा ग्रुप। इसमें क्या हुआ, रतन टाटा से पहले कोई और था वो चलाता था, उससे पहले कोई और था वो जमशेद टाटा थे वो चलाते थे, ठीक है। तो ऐसे क्या, ये एक फैमिली बिजनेस है जो क्या करता है, मल्टीपल जनरेशन इसकी डिसीजन मेकिंग करते हैं, एक के बाद एक दूसरा आकर उसमें अपना डिसीजन बनाता है, उसको रन करता है। आगे बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है फैमिली ऑन्ड एंड मैनेज बिजनेस, ठीक है, और फैमिली ऑन्ड एंड लेड बिजनेस। बुक में दोनों पॉइंट सेम दिए गए थे, इनको मैंने अच्छे से सर्च करके डिस्क्राइब किया है, बहुत मेहनत करनी पड़ी इसके लिए। तो फैमिली ऑन्ड एंड मैनेज बिजनेस और फैमिली ऑन्ड एंड लेड बिजनेस दोनों के पॉइंट सेम थे बुक में, तो बड़ा कंफ्यूज हो रहा था। मैंने कहा अगर सेम है तो टाइप्स में क्यों दिया गया अलग अलग, ठीक है, वैसे सेम है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, देख लेते हैं क्या है। इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस द कंट्रोलिंग साइज ऑफ ओनरशिप लाइज इन द हैंड ऑफ अ सिंगल फैमिली। इसमें क्या होता है, ये बिजनेस में जो कंट्रोलिंग ओनरशिप होता है वो किसी एक सिंगल फैमिली के हाथ में होता है, और बाय अ सिंगल मेंबर ऑफ फैमिली, या किसी एक सिंगल मेंबर के हाथ में होता है किसी फैमिली के में, ठीक है। द कंट्रोलिंग ओनरशिप अलाउज द फैमिली टू फॉर्मुलेट एंड डिसाइड द ऑब्जेक्टिव। जो कंट्रोलिंग ओनरशिप वो क्या करता है, फैमिली को अलाउ करता है जो ऑब्जेक्टिव उसको डिसाइड करने में, मेथड एंड पॉलिसी को डिसाइड करने में, या फॉर्मुलेट करने में, फॉर्मुलेट मतलब बनाने में, ठीक है। आगे बात करते हैं फैमिली ऑन्ड एंड लेड बिजनेस क्या होता है। फैमिली ऑन्ड एंड लेड बिजनेस को समझते हैं, तो इसमें होता है इन सच अ बिजनेस, ऐसी बिजनेस में अलोंग विद द ओनरशिप ऑफ मेजोरिटी स्टेक बाय द फैमिली, मतलब कि जो ओनरशिप मेजोरिटी है वो फैमिली के पास रहती है, और बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली, या किसी मेंबर फैमिली के मेंबर के पास रहती है। एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द फैमिली, मतलब कम से कम एक मेंबर उस फैमिली का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, एक मेंबर तो कम से कम उस फैमिली का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता ही होता है, मतलब कि मेजोरिटी किसके पास रहती है, फैमिली के पास रहती है। अब बात करते हैं मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया, मतलब बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है फैमिली बिजनेस के इंडिया में, उसको समझ लेते हैं। पहला है ऑनरशिप, मेंबरशिप, ठीक है, आपके ऑनर होते हो, मेंबर होते हो, फैमिली के सक्सेशन प्लानिंग होता है, मतलब कि आपके जाने के बाद कोई और आकर फैमिली चलाएगा। चौथा होता है मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस, जो उसके मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस फैमिली के द्वारा किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन रहता है, इसमें ये नहीं है कि फैमिली बंद हो गई, मतलब ख़त्म हो गया तो फैमिली बंद हो जाएगी, इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन रहता है, ठीक है। आगे है एम्बेडेड इन कल्चरल वैल्यूज़, और क्या होता है, अभी कल्चरल वैल्यूज़ में आप बंधे हुए होते हो, आप कल्चरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हो, ठीक है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपके फैमिली बिजनेस के इंडिया में। आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल मार्केट रिसर्च, ठीक है, अर्बन एंड रूरल मार्केट रिसर्च में डिफरेंस क्या है। बुक में अलग दिया गया है, मैंने कुछ अलग टाइप से लिखा है इसको, तो अगर दोनों टाइप से कर रहे तो सही है, ठीक है। तो बात करते हैं फिलोसॉफी क्या है इसकी। तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड विद इंक्लूसिव ग्रोथ कंसेप्ट, मतलब इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड होता है और उसमें क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ कंसेप्ट होता है, किसमें, रूरल मार्केटिंग में। और बात करें वहीं पे अर्बन मार्केटिंग की, तो इनोवेशन, रिलेशनशिप एंड इंटीग्रेटेड ओरिएंटेड, इसमें क्या होता है कि इनोवेशन, रिलेशनशिप और इंटीग्रेटेड ओरिएंटेड होता है ये। दूसरा है बाइंग मोटिव्स ऑफ बायर्स, बायर्स के बाइंग मोटिव्स क्या होते हैं, तो बायर लुक फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट वाइल ऑफर वैल्यू ऑफ मनी, बायर क्या करता है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए लुक करता है और क्या करता है, वैल्यू ऑफ मनी, ऑफर करता है पैसा, ठीक है। दूसरा है बायर लुक फॉर स्टाइल, इसमें क्या करता है, बायर स्टाइल के लिए लुक करता है, फैशन, क्वालिटी एंड नोबिलिटी, और फैशन के लिए, क्वालिटी के लिए या नोबिलिटी के लिए ऑफर करता है, ठीक है। तीसरा है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिटेबिलिटी एंड इमेज बिल्डिंग ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रूरल मार्केट, मतलब कि इसमें प्रॉफिट भी चाहिए, इमेज बिल्डिंग भी चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, किसका, रूरल मार्केट का। इसमें क्या होता है, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये क्या करता है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ करता है, ब्रांड की बिल्डिंग करता है ठीक है। आगे बात करते हैं डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की। तो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है उसको समझते हैं। पार्टनरिंग विद एनजीओस, मतलब क्या करते हैं, एनजीओ के साथ पार्टनर करते हैं जिससे कि सोशल डेवलपमेंट हो सके। गवर्नमेंट एजेंसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। इसमें लिमिटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में कॉर्पोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक लिमिटेड रहता है। अर्बन में एनजीओस या फिर उनके साथ पार्टनरशिप नहीं करते। मार्केटिंग रिसर्च की बात करें तो नीड सिंपल मेथड, इसमें सिंपल मेथड की नीड होती है, सच है डिस्कशन करके, इंटरव्यूज से या ऑब्जर्वेशन से आप क्या करते हो, मार्केट का रिसर्च करते हो। और इसमें क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल, एसएमएस या टेलीविज़न चैनल्स के थ्रू आप क्या करते हो, मार्केटिंग रिसर्च करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स में क्या है, पहला इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। पहला है क्रिएशन इंस्टीट्यूशन ऑफ वेल्थ,
मतलब वेल्थ को क्रिएट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। तीसरा है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो रीजनल ग्रोथ है वो बैलेंस्ड रहती है, या डेवलपमेंट कैसा रहता है, बैलेंस्ड रहता है। चौथा है कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीजमेंट करता है, बढ़ाता है। इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इको सिस्टम चैलेंजेस। जो इको सिस्टम चैलेंजेस हैं, ठीक है, इको सिस्टम चैलेंज मतलब कि जो इको मतलब इन्वायरमेंट है उसकी चैलेंजेस कौन कौन से। पहला है पॉलिसी बैरियर्स, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो इफेक्ट करती हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या करती हैं, इकोसिस्टम पे इफेक्ट करती हैं, चैलेंजेस करती हैं। दूसरा है असेस टू टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशूज़। इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी को असेस करना और जो प्रॉपर्टी राइट इशूज़ हैं उनको उनके मतलब कि उनके इशूज़ भी क्या करते हैं, इकोसिस्टम चैलेंजेस में आपको मतलब प्रॉब्लम करते हैं। तीसरा है इंटरेस्टिंग चैलेंजेस। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके अंदर इलिटरेसी है या फिर लैक ऑफ कैपेबिलिटीज़ है तो हो जाता है इंटरेस्टिंग चैलेंजेस। आपके अंदर कोई अगर कमी है, जैसे आपके अंदर इतनी नॉलेज नहीं है या फिर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो कौन सा होगा, आपके अंदर का कोई चैलेंज है। एक्सट्रिंसिक चैलेंज क्या होता है, जो बाहर से आता है, जैसे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, आपको फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो आपका कौन सा हो गया, एक्सट्रिंसिक चैलेंजेस हो गया। थर्ड है ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड स्कैम्पर। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, स्कैम्पर क्या होता है, तो समझ लेते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ अ ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक बाई विच एफर्ट्स आर मेड। ये क्या होता है, ग्रुप होता है, क्रिएटिविटी टेक्निक होती है जिससे कि एफर्ट्स बनाए जाते हैं टू फाइंड अ कंक्लूजन। किस लिए, कंक्लूजन को फाइंड करने के लिए, फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप का एफर्ट लेते हैं, ग्रुप की एक्टिविटी लेते हैं। ठीक है, बाई गैदरिंग अ लिस्ट ऑफ आइडियाज़, हम क्या करते हैं, पूरे ग्रुप के जो आइडियाज़ हैं उनकी लिस्ट को गैदर करते हैं। जो मतलब जैसे मान लो कि ग्रुप है, उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनसे हमने क्या किया, जो आइडियाज़ उनकी लिस्ट बनाई। उनमें से फिर हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंक्लूजन्स को फाइंड करते हैं कि कौन सा बेटर है, उसे हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं स्कैम्पर। स्कैम्पर क्या होता है, द स्कैम्पर टेक्निक इज़ अ टीम ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये क्या होता है, एक टीम के द्वारा बनाई हुई ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक होती है। यूज़ टू डेवलप, किस लिए यूज़ होता है, डेवलप करने के लिए और इम्प्रूव प्रोडक्ट और सर्विस, या फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्कैम्पर। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सर्वे एंड फीचर्स ऑफ रूरल मार्केट। जो मार्केट सर्वे है उसका इंपॉर्टेंस क्या है या फिर फीचर्स क्या है रूरल मार्केट के, उनको समझ लेते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द डिमांड्स एंड सप्लाई चेन ऑफ द टारगेट मार्केट, जो टारगेट मार्केट है उसकी जो डिमांड और सप्लाई है उसको अंडरस्टैंड करना पहला हो गया। ठीक है, दूसरा है डेवलपिंग वेल थॉट मार्केटिंग प्लान्स। ठीक है, एक अच्छा मार्केटिंग प्लान को डेवलप करना। तीसरा है फिगर आउट कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स, जो कस्टमर है उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है और नीड्स क्या है उनको फिगर आउट करना। चौथा है एक्यूरेट लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनकी लॉन्चिंग कैसे होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, इसको देखना। फिर है ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए क्या करना, इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना। ये सारे आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंस है मार्केट सर्वे के। अब बात करते हैं फीचर ऑफ रूरल मार्केट। रूरल मार्केट के फीचर्स क्या हैं, तो पहला है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसी रहती है, लो रहती है किसमें, रूरल मार्केट में। दूसरा है लार्ज डाइवर्स मार्केट, बहुत बड़े और फैले हुए मार्केट होते हैं। तीसरा है मेजर इनकम कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है उससे मेजर इनकम आती है, सबसे ज़्यादा इनकम होती है किससे आती है, एग्रीकल्चर से आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है इनका, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम रहती हैं रूरल मार्केट में। लिटरेसी रेट कम होता है और मार्केट ग्रोथ भी कैसी होती है, स्लो होती है, क्योंकि इतना पैसा लोगों के पास नहीं होता है, इतनी सुविधाएं नहीं होती है। ठीक है, पाँचवीं बात करें तो है प्रिपेयरिंग द मार्केटिंग प्लान, मतलब मार्केटिंग प्लान को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। पाँचवा जो हमारा शॉर्ट नोट है वो है, तो इसमें आता है आपका डिफाइनिंग द बिजनेस सिचुएशन, बिजनेस सिचुएशन को डिफाइन करना। ठीक है, दूसरा है डिफाइनिंग द टारगेट मार्केट, जो टारगेट मार्केट है या अपॉर्चुनिटीज़ है उनको डिफाइन करना। तीसरा है कंसीडरिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है उसको कंसीडर करना। चौथा है स्टेबलाइजिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, आपकी जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है उनको स्टेबलाइज करना। पाँचवा है डिफाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिफाइन करना। छठवां है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जैसे कंज्यूमर वर्सेस बिजनेस टू बिजनेस मार्केट, मतलब मार्केट स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कंज्यूमर या फिर बिजनेस टू बिजनेस मार्केट की। ठीक है, सेवेंथ की अगर बात करें तो है बजटिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसका बजट बनाना। एट्थ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मार्केटिंग प्लान, जो मार्केटिंग प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, नाइन्थ है वैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग प्लान, जो मार्केटिंग प्लान है उसको वैल्यूएट करना। तो ये सारे आपके थे। सेवन पॉइंट की बात करें तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर क्या होता है, एंड एग्जीक्यूटिव समरी हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से समझ लेंगे। तो डीपीआर मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है।
तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड किया जाता है एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करता है, सच एज द रिसोर्सेज एंड टास्क एंड रिसोर्सेज टू बी कैरिड आउट इन ऑर्डर टू मेक द प्रोजेक्ट टर्न इनटू सक्सेस। मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज या टास्क जो कैरिड आउट किए जाते हैं किस लिए, प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट में एसेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ऐसे टास्क या रिसोर्सेज की जो क्या करते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है उसको सक्सेस बनाने के लिए कैरिड आउट किए जाते हैं, वो बताए जाते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। एग्जीक्यूटिव समरी हम पढ़ चुके हैं। एन एग्जीक्यूटिव समरी इज अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट और सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर बिजनेस पर्पस। इट समराइज अ लॉन्ग रिपोर्ट। ये क्या करता है, लॉन्ग रिपोर्ट को समराइज करके एक शॉर्ट समराइज करके एक मतलब वो बनाता है समरी, जैसे आप समझ सकते हो कि इसके अंदर जो रिपोर्ट है उसके की पॉइंट्स क्या हैं। आगे बात करते हैं 7 वर्किंग कैपिटल साइकिल है, तो उसमें देखते हैं रॉ मटेरियल प्रोसमेंट पहला होता है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश्ड गुड होता है, फिर डेप्टर्स होता है, सेल्स रियलाइजेशन होता है। तो ये सारा वर्किंग कैपिटल साइकिल है, आप समझ लेना इसको। आगे बात करते हैं 8 पॉइंट की, तो है शॉर्ट एनालिसिस एंड पैरेलल एनालिसिस। तो SWOT, ठीक है, इसका ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। शॉर्ट एनालिसिस इज अ स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट टेक्निक। क्या है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट टेक्निक है, यूज टू हेल्प अ पर्सन। किस लिए यूज़ होता है, पर्सन की हेल्प करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करने के लिए। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, किस लिए, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स रिलेटेड टू बिजनेस कॉम्पिटिशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग। मतलब प्रोजेक्ट प्लानिंग या बिजनेस कॉम्पिटिशन के रिलेटेड आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स उनको आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, ये SWOT एनालिसिस आपकी हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल एनालिसिस। तो आप पैरेलल एनालिसिस स्टडीज़ द की एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें आपका आ जाता है कौन कौन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरनमेंट। जो आपको जो PESTL ये पूरा दिया गया है, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशोलॉजिकल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल एंड E फॉर एनवायरमेंटल। तो ये सारा आपका पैसल है। ठीक है, ये क्या करता है, की एक्सटर्नल फैक्टर को एनालाइज करता है और जो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो आपका SWOT था उसमें भी आपका स्ट्रेंथ, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट्स। ठीक है, तो इससे आप समझ जाओगे, आपको हेल्प हो जाएगी। 9th की बात करते हैं, एस्पायर स्कीम एंड अटल इनोवेशन स्कीम। ठीक है, अटल इनोवेशन स्कीम पे बहुत कुछ दिया गया, आप बुक में जाके इसको रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा पॉइंट लिया है क्योंकि इसका क्वेश्चन जो आएगा आप बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अगर आप इंपॉर्टेंस समझ गए तो। एस्पायर स्कीम क्या थी, एस्पायर अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये किस लिए थी कि जो रूरल इंडस्ट्रीज़ है या एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करने के लिए एक स्कीम बनाई गई थी, एस्पायर। ठीक है, तो एस्पायर वाज लॉन्च्ड इन, इंस्पायर से समझ जाओ, एस्पायर, इंस्पायर वर्ड से समझ जाना। एस्पायर, इंस्पायर मतलब क्या होता है, किसी को इंस्पायर करना। एस्पायर मतलब रूरल जो आपका जो रूरल एरियाज़ है उनकी इंडस्ट्रीज़ को इन्वर्ट करने के लिए प्रमोट करना, उसको भी इंस्पायर करना हो गया तो एस्पायर समझ जाओगे, आपको इससे हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो एस्पायर लॉन्च की गई 2015 में, टू प्रोवाइड नॉलेज टू द एंटरप्रेन्योर्स। किसको, एंटरप्रेन्योर्स को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, फॉर स्टार्टिंग अप देयर बिजनेस। किस लिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एंड बिकमिंग जॉब प्रोवाइडर, और जॉब प्रोवाइडर बनने के लिए। ठीक है, तो अटल इनोवेशन स्कीम क्या है, अटल इनोवेशन मिशन एम, जिसे AIM भी बोलते हैं, इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ फ्लैगशिप इनिशिएटिव। ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, टू क्रिएट, मतलब बहुत बड़ा एक स्टेप है, टू क्रिएट एंड प्रोमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन। मतलब ये क्या करता है कि एक कल्चर ऑफ इनोवेशन को क्रिएट करता है, प्रमोट करता है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया। पूरी कंट्री के अंदर जो अटल इनोवेशन मिशन वो क्या करता है कि लोगों के अंदर इनोवेट करने की क्षमता, कैसे नए नए आइडियाज़ को इनोवेट कर सकते हैं, नई टेक्निक्स को इनोवेट कर सकते हैं, उनको क्या करता है पूरी कंट्री के अंदर ब्रेथ एंड लेंथ, मतलब कि जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर आपका जो लास्ट में अरुणाचल प्रदेश है वहाँ तक पूरा एरिया कवर करता है, जिससे कि लोग इनोवेशन कर सकें। तो ऐसे हम बोलते हैं अटल इनोवेशन स्कीम। अब बात करते हैं, लास्ट पेज है, अगली बात करते हैं, थक गया हूँ मैं वैसे भी। मुद्रा योजना की बात करते हैं, प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। क्या करता है, जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है वो माइक्रो एंड स्मॉल MSMEs को प्रोवाइड करता है। कौन, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के अंतर्गत अगर आपको MSMEs ओपन करनी है तो आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, 11th की बात करते हैं, तो MSMED एक्ट है 2006, उसको समझते हैं। द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। ये क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट है, 2006 में हुआ, लागू किया गया था। इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। किसका एक्ट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट
एक्ट के अकॉर्डिंग एनी बायर हु फेल्स टू मेक पेमेंट, मतलब कोई बायर है जिसने पेमेंट देने के लिए फेल कर दिया टू किसको, एमएसएमईज़ को। उसने एमएसएमई से कोई सामान खरीदा, उसको पेमेंट नहीं कर पाया एमएसएमईज़ को एज़ पर एग्रीड टर्म्स, जैसे जो एग्रीड टर्म्स हैं कि इस टाइम तक वो क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, ठीक है, तब तक नहीं कर पाया, और मैक्सिमम ऑफ 45 डेज़, या फिर कोई एग्रीड टर्म नहीं थी तो 45 दिन तक उसने क्या किया, कोई पेमेंट नहीं किया एमएसएमईज़ को, वुड बी लिएबल, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी देनी पड़ेगी किसकी, पे मंथली कंपाउंडेड इंटरेस्ट, या तो वो मंथली कंपाउंडेड इंटरेस्ट दे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत उस पर इंटरेस्ट दे, ठीक है, एट 3 टाइम्स द बैंक रेट, कैसे बैंक रेट का जो बैंक का रेट है उसके 3 गुना, जैसे बैंक रेट का 3% है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो कितना देगा, 9%, ठीक है, 3 गुना क्या करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, जो कि आरबीआई के द्वारा नोटिफाइड किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं 12th की, तो उसमें सक्सेस स्टोरीज़ है, लास्ट चैप्टर है, इसमें कुछ सक्सेस स्टोरी दी गई है, तो उनको आप पढ़ लेना एक बार, जो भी उसमें दिया गया, लाइक धीरू भाई अम्बानी की दी गई है, ठीक है, जो भी आपके जनरेशन वाले एंटरप्रेन्योर्स थे उनकी स्टोरीज़ दी गई हैं, उनको पढ़ लेना एक बार, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, सारी डिस्कस नहीं कर सकता था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं की, तो आप जाके उसको रेफ़र कर सकते हो, उनसे क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में आने के चांसेस हैं, ठीक है, आ भी सकता है, मतलब चांस 100% चांस है कि एक नया क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैं इसमें गो थ्रू एवरी एंटरप्रेन्योर्स गिवन इन यूनिट 15 जो लास्ट यूनिट है उसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर दिए गए, उनको देखो, उनको समझ लो बस उनके बारे में, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बारे में अच्छे समझ लेना, जैसे इसमें 2 नाम है, कल्पना सरोज, ठीक है, और एक मिस प्रियंका रावत, ये 2 दी गई हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो इनके बारे में आप पढ़ लेना क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ सकता है, 2 हैं तो शॉर्ट नोट में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं ना 2 मंथ से मतलब अच्छे से रेस्ट नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि इतना स्ट्रेस रहता है, कोई मेरे पास पहले से नोट्स बने रखे नहीं है, जो आप लोग ऐसे बोलते हो सर प्लीज़ प्रोवाइड कर दो, मुझे भी बुक अभी जब एग्ज़ाम से पहले ही मैंने इस बुक को खोला था, ठीक है, बुक भी नहीं थी, पीडीएफ से पढ़ा है, तो पीडीएफ को मैंने ओपन किया था, कोई पहले से पढ़ के नहीं रखा है, उसको फिर मतलब पढ़ना, फिर उसको एनालाइज़ करने के बाद फिर उसमें से क्वेश्चंस को ढूंढना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर क्वेश्चन को ढूंढने के बाद उनके आंसर्स को लिखना, वो भी बुक से नहीं, अलग से उनको सर्च करके अपने मन से बना के, जैसे कि सिंपल वे में आप समझ सको, ठीक है, और कैपिटल लेटर में लिखना सारे नोट्स, इतने बड़ा 35 पेजेस का, तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है, और तबीयत भी ठीक नहीं है, हेडेक में मैंने पूरा ये लिखा है, मतलब कि टाइम लगा क्योंकि हेडेक था पूरा, अभी तो तभी भी कोल्ड एंड कफ हो रखा है, ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम समझो यार, तो आप लोग नोट्स के लिए ऐसे बोला मत करो यार, तबीयत ठीक होगी तो मैं पक्का दे दूंगा यार, मेरा काम ही हेल्प करना है, तो मैं हेल्प करने के लिए तो कर रहा हूँ, ये कोई मैंने आपसे पैसे थोड़ी लिए हैं इसके, नहीं तो मैं पैसे लेता हूँ ना मैं पैसे ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं खुद के लिए मतलब खुद अपनी एक अंदर से वो होती है ना जिज्ञासा कि मुझे हेल्प करनी है, अब हेल्थ ठीक नहीं है तो यार थोड़ा टाइम लगेगा, तो इतना आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, तो जो भी नोट्स हैं आप लोग वेट किया करो, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मिल जाएंगे, अगर नहीं बना पाऊँगा तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, आप आंसर ढूंढ लेना, उनके कितना तो कर सकते हो ना अपने लिए, तो यार प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट किया करो, ऐसे मैसेज मत किया करो, थोड़ा टेंशन आ जाता है, मुझे भी स्ट्रेस आ जाता है और ज़्यादा कि लोग यार नीड है उनको मैं दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल मैंने इसको बना पाया है, ठीक है, इस वाले जो पीडीएफ से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ा है क्योंकि हेडेक अभी भी हो रहा है, लगातार 3 दिन से हेडेक हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ इस बात को समझा करो, थोड़ा सा देख लिया करो कि बंदे के अंदर प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है। अभी जैसे एग्ज़ाम खत्म होगा फिर शुरू कर देंगे सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स, मुझे पता है यार आपकी एग्ज़ाम है, मैं कुछ ना कुछ करूँगा उसके लिए, नहीं कर पाऊँगा तो यार मेरे अंदर एबिलिटी नहीं होगी तो नहीं कर पाऊँगा, ये तो नहीं मैं टाइम पास कर रहा हूँ, अच्छे से रक्षाबंधन नहीं बना पाई, 15 अगस्त नहीं बना पाई, 15 अगस्त दिन बैठ के यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको इन्जॉयमेंट नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि मेरे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कि आपकी एग्ज़ाम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेलिब्रेट तो हम करते रहते हैं, हर दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो इस वजह से मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा समझो चीज़ों को, ठीक है, और पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं और कहीं पे इसको सेंड नहीं करने वाला क्योंकि मेरे इस पीडीएफ का बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ होता है, लोग इसको बहुत सारे जगह पे सेल करते हैं जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये देखो सिंपल है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ इतना सारा और मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, और कुछ लोग मेरी पीडीएफ से अगर पैसा कमाएं तो मुझे कहाँ से अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को मैं किस लिए कर रहा हूँ, जिससे कि लोग जिस लेवल पे मैं हूँ, मुझे भी स्टडीज़ में प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स कैसे पैसा देते हैं मुझे पता है, और बिज़नेस बना के रख दिया है इसको, तो फिर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा कम होना चाहिए इसलिए, ठीक है, तो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम से आराम से पीडीएफ ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ मेरी राइटिंग आप लोगों ने पहचान ली होगी, ऐसी राइटिंग की पीडीएफ कभी किसी से ख़रीदना मत। अगर कोई बेचता है, जिस ग्रुप में मैसेज करता है, तो आप उसमें अवेयर कर देना कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इस चैनल पे जाके आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा हेल्प, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा तो आई एम सॉरी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब रहेगी मेरी तभी
मुश्किल है हो पाई, वैसे मुझसे रहा नहीं जाता जब तक मैं हेल्प ना कर दूँ तब तक, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपकी एग्ज़ाम्स के लिए, प्लीज़ सपोर्ट करो, मैं आपके साथ हूँ जब तक मेरे अंदर एबिलिटी है करने की तब तक। थैंक यू कोऑपरेट करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। आप सब लोग बहुत प्यारे हो।